दोस्तों, कहते हैं दुश्मनी कभी पूरी नहीं होती। व्यक्ति चाहे कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, अपने दुश्मनों को आखिरी सांस तक याद रखता है। लेकिन क्या हो अगर कोई अपने इसी दुश्मन के वजूद को मिटाने के लिए एक दो नहीं पूरे 19 जन्म ले चुका हो। जी हाँ, सुनने में यह आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी बयां करने वाली है, जिसमें एक मासूम लड़की अपने कातिल को सबक सिखाने के लिए पिछले 1000 सालों से भटक रही है और अंत में उसके हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी मेरी तरह कोरियन ड्रामा के शौकीन हैं और मेरी इस जादुई आवाज में इन्हें सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कहानी की शुरुआत जेओम नाम की लड़की से होती है, जिसने पिछले कई दशकों से अनगिनत जन्म ले लिए हैं और सबसे खास बात तो ये थी कि उसे अपने हर जन्म की बातें याद रहती है। इन्हीं वजहों से वो काफी होनहार भी थी और अपने इस जन्म में भी वो कुछ ऐसा ही कमाल करने में सफल रही। उसे डांस करने से लेकर सैकड़ों भाषाएं भी आती है और इसके साथ ही वो इतिहास के 1000 साल पुराने तत्वों को भी चुटकियों में सुना दिया करती थी। अपनी इन्हीं काबिलियत की वजह से वो बेहद कम उम्र में ही पॉपुलर हो गई थी और दुनिया उसे ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान लड़की कहती थी। वो कई शो में हिस्सा लेती और टीवी इंटरव्यू भी अटेंड करती थी, जिसके कारण अच्छे खासे पैसे कमा भी लेती। मगर वो सभी पैसे उसका जुआड़ी पिता हाक्सू छीन लेता और बचे कुचे कुछ पैसे जो वो छुपा पाती थी उसका भाई डोंगो लेकर रफू चक्कर हो जाता। जियोम के पास कुछ भी नहीं बचता और वो शांति से जमीन पर बैठकर अपनी मेहनत की कमाई को यूं जाया होता हुआ देखती रहती। असल में उसने ये रकम एक खास इंसान से मिलने के लिए जुटाई थी। ये वही इंसान था जिससे पिछले जन्म में मरने से पहले उसने दोबारा मिलने का वादा किया था। अब भी 1 रुपया न बचने की वजह से उसके पास पैसों का जुगाड़ करने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो थी एक्योंग, जो कि 17वें जन्म में उसकी भतीजी थी। वो एक्योंग की छोटे से रेस्टोरेंट में जाती है और उसे पर्चा थमाकर कहती है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे कुछ पैसे देने के लिए कहा है। एक्योंग खत को खोलती है तो वाकई में वो हैंडराइटिंग उसके अंकल की थी, लेकिन उन्हें मरे तो कई साल गुजर चुके हैं। आखिर वो इस लड़की को पैसे देने के लिए क्यों कह रहे हैं? एक्योंग को जियोम की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसके बाद आखिर में जियोम उसे सच्चाई बताते हुए कहती है कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारा ही अंकल था। तब मैं एक डांसर था और तुम काफी छोटी थी। मेरी मौत एक बीमारी के चलते हो गई, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे दोबारा मिलने आने का वादा किया था। क्या तुम्हें याद है? एक्योंग ये सुनकर भावुक हो जाती है और उसकी सारी बातों पर विश्वास करने लगती है। फिर भी उससे बातों ही बातों में अपने अंकल का नाम पूछा, जो कि जेओम भूल चुकी थी, क्योंकि इतने जन्म लेने के बाद आखिर वो किस किस का नाम याद रखती। ना जाने इतनी जिंदगियों में वो कितने ही लोगों से मिल चुकी थी। एक्योंग थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन जेओम उसे कहती है, तुम्हें नहीं विश्वास कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ तो ठीक है, एक बच्चे की मदद करने के वास्ते ही 1000 उधार दे दो। इस जन्म में मुझे किसी से मिलना है और ये बेहद जरूरी है। एक्योंग पूछती है कि कौन है वो इंसान। थोड़ा सा रुककर फिर वो बोली, असल में ये पिछले जन्म की बात है, जब उसने जोआन के रूप में जन्म लिया था और तभी उसकी मुलाकात स्योहा से हुई थी। उसे याद है कि स्योहा बहुत ही शरारती लड़का था, जो गलती करने के बावजूद भी कभी माफी नहीं मांगता। वो एक अमीर घर से ताल्लुक रखता था और फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसके साथ रहकर वो भी अपने पिछले कई जन्मों का दुख दर्द भूल जाया करती थी। स्योहा की माँ उसकी आंटी की काफी अच्छी दोस्त थी, जिसकी वजह से उसका आना जाना उसके घर में लगा रहता था। एक रोज स्योहा की माँ उसे अपने बेटे का हमेशा ख्याल रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफी बीमार चल रही थी और उन्हें कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए था जो उनके बेटे की देखभाल कर सके, जिस पर जोआन हामी भर देती है। लेकिन वो अपना वादा निभा नहीं पाई, क्योंकि जब एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे तभी एक भयानक एक्सीडेंट होता है, जिसमें स्योहा की जान बचाने के लिए खुद जोआन आगे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मरते मरते उसने वादा किया कि वो दोबारा जरूर आएगी। बस इसी 19वें जन्म में वो जियोम के रूप में जन्म लेती है और अब ये जानना चाहती है कि स्योहा उस दिन जिंदा बचा था या नहीं और अब वो कैसा है। एक्योंग की आंखें नम हो गई और उसने तुरंत उसे 1000 रुपए निकाल कर दे दिया और अपने काम में सफल होने का आशीर्वाद दिया। जाते जाते जियोम उसे कहती है कि मुझे पता है अकेले रहना कितना मुश्किल है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगी।
ये कहकर वो पहले बस और कुछ घंटों टैक्सी के सफर के बाद सीधे स्योहा के घर पहुंचती है, जहां पर उसकी वही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। आखिर कैसे इसी गेट से रोजाना निकला करती थी, कैसे उसने स्योहा के जन्मदिन पर उसे एक बॉक्स गिफ्ट किया था, मगर वो क्या जानती थी कि ये उन दोनों का आखिरी मिलन होगा। उसे डर है कि कहीं ये उसका आखिरी जन्म ना हो या अगले जन्म में वो अपनी पुरानी सारी यादें भूल न जाए। लेकिन वादे के मुताबिक उसे सब याद था, मगर जियोम इस बात से अनजान थी कि एक्सीडेंट के दौरान स्योहा के सर पर ऐसी गहरी चोट आई कि उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई और जो वादा उसने किया था वो शायद उसने सुना ही नहीं। अब हम घर के अंदर एक वीरान कमरे में बंद स्योहा को देखते हैं, जिसके जहन में आज भी उस दुर्घटना का दिन सदमे के रूप में समाया हुआ है। जियोन घर के अंदर कूदती है और पहले की तरह उसी पेड़ पर चढ़ जाती है जिस पर चढ़कर वो स्योहा के कमरे में झांका करती थी। आज भी कमरे में एक लड़का पियानो बजा रहा है, लेकिन वो काफी लंबा और हैंडसम हो चुका है और गुस्सा आज भी उसके नाक पर था। जियोम स्योहा का पीछा करती है, बस ये जानने के लिए कि वो अपनी जिंदगी में खुश है कि नहीं, और इसके बाद वो वापस एक्योन के साथ रहना शुरू कर देती है। दोनों की दोस्ती ऐसी हो गई थी जैसे कि चाचा भतीजे की। कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज जब जियोन स्योहा को देखने के लिए उसके घर के अंदर दाखिल हुई तो वो वहाँ नहीं था, ना जाने कहाँ गायब हो गया था। और इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का दृश्य दिखाते हैं जब जियोन काफी बड़ी हो चुकी है और उतनी ही खूबसूरत भी। उसका आईक्यू लेवल इतना तेज था कि वो देश के बड़े से बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर रही थी, जिससे बेहद कम उम्र में ही उसे कई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। हालांकि इस दौरान वो स्योहा को ढूंढना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती और एक दिन उसे मालूम पड़ा कि वो MI कंपनी की जर्मनी ब्रांच का डायरेक्टर बन चुका है। पढ़ाई पूरी करने के बाद जियोम इसी कंपनी में नौकरी करती है। हालांकि उसे देश दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर आया था, लेकिन स्योहा के करीब रहने का उसके पास यही एक मौका था, इसीलिए MI कंपनी की कोरिया ब्रांच में ही काम करने लगी। यहाँ उसे सीनियर मैनेजर की पोस्ट के साथ साथ जर्मनी के हेड ऑफिस में भेजा जा रहा था। आखिर स्योहा के करीब आने का इससे अच्छा बहाना क्या हो सकता था। लेकिन तभी उसे पता चला कि स्योहा खुद जर्मनी शिफ्ट हो गया और बतौर MI होटल के डायरेक्टर के रूप में होटल की उसी ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता था जैसा कि कुछ सालों पहले उसकी माँ ने किया था। जी हाँ, एक समय MI होटल की जनरल मैनेजर उसकी माँ सांघा हुआ करती थी, मगर उनकी मौत के बाद ये पद उनके पिता जियोंग हुन ने अपनी एक माशुका यॉन ओक को दे दिया और अब स्योहा अपनी माँ की तरह MI होटल का नाम एक बार फिर सबकी जुबान पर देखना चाहता था। हालांकि उसके इस फैसले से उसके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन स्योहा बचपन से जिद्दी था और जो वो ठान लेता उसे वो कर रहता। वही जियोम ये खबर सुनकर MI होटल में नौकरी के लिए अर्जी देने चली आती है। यहाँ वो दूसरी बार स्योहा से रूबरू होती है, लेकिन बस एक अजनबी की तरह। स्योहा पूल एरिया में जाकर अपने जिंदगी के वही पुराने लम्हे याद करने लगता है, जहाँ पर उसकी माँ के साथ लाल ड्रेस में खड़ी जुआन हुआ करती थी। तभी जियोम उसके पास आकर वही सवाल करती है जो कुछ साल पहले जुआन ने किया था, क्या है इस पानी के अंदर? ये सुनकर स्योहा एकदम से चौंक जाता है, लेकिन जियोन को ये कहकर चला जाता है कि ये एक प्रतिबंधित एरिया है, बिना परमिशन की एंट्री अलाउड नहीं, अगली बार ऐसी गलती मत करना। अगली रोज होटल में आए अनगिनत जॉब रिज्यूमे में स्योहा के सेक्रेटरी दोयोन की नजर जियोन के पेपर पर पड़ती है। उसकी उम्दा क्वालिफिकेशन देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं और तुरंत उसे ऑफिस बुला लेते हैं। यहाँ जियोम आकर स्योहा को पीछे से आवाज देती है, लेकिन वो अनसुना कर देता है और यहाँ हमें समझ आता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से स्योहा को एक कान से कम सुनाई देने लगा था। दोनों के बीच काफी लंबी चौड़ी बातचीत होती है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन हमारे होटल में काम करने लायक नहीं, तुम इससे कई ज्यादा ऊपर हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकूंगा। ये नौकरी तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरेगी। जियोम कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मुझे डेट कर लो, इससे तुम्हें समझ आएगा कि मैं किस लायक हूँ और तुम्हें मुझे समझने में आसानी भी होगी। ये सुनकर स्योहा हैरत में पड़ गया और ये बात वो अपने सेक्रेटरी दोयोन से बताता है। इसी दौरान उसके फोन पर चुआन की कॉल आई, लेकिन वो उसे नहीं उठाता। दरअसल चुआन और कोई नहीं बल्कि जोआन की छोटी बहन थी, जो शायद कहीं न कहीं उसे पसंद करती थी। अगली सुबह होटल में कुछ जरूरी काम के लिए जियोम बाहर मार्केट निकली थी। तभी उसे वहाँ पर स्योहा दिखाई देता है, जो रास्ते में बजने वाली एक तेज आवाज से असहज महसूस कर रहा था।
जियोम तुरंत उसका हाथ पकड़कर वहाँ से दूर लेकर आती है ताकि स्योहा ठीक महसूस करे। स्योहा उसे कहता है, तुमने इतना तेज भागना कहाँ से सीखा? जिस पर वो उसे बताती है कि मैं किसी जन्म में एक युद्ध के बीच में फंस गई थी, जहाँ लोग मरे पड़े थे और मौत का साया चारों तरफ मंडरा रहा था। खुद को बचाने के लिए मैं बहुत जोर से भागती हूँ और तब कहीं जाकर मेरी जान बचती है। ये सब जियोम के लिए तो सच था, लेकिन सोहा उसके बात पर यकीन नहीं करता और कहता है, तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो? तुम्हारा इलाज किस अस्पताल में चल रहा है? जियोम कुछ न कहकर उसे सीधा शादी के लिए प्रपोज करती है, जिसे सुनकर तो बेचारा स्योहा एकाएक घबरा गया। लेकिन फिर उसे याद आया कि बचपन में जोआन भी उसे कुछ इसी तरह बोली थी। जियोम चाहती थी कि वो अपना अतीत दोबारा से याद करे, लेकिन स्योहा उन सब चीजों से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि उसके लिए जोआन को भूलना नामुमकिन हो रहा था। खैर, इन सब के बावजूद भी जियोम को कई दिनों तक होटल से कॉल नहीं आता। इसके बाद वो एक दिन खुद ही सोहा से मिलने ऑफिस चली जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ एक और लड़की उसका इंतजार कर रही है, पर ये कोई और नहीं बल्कि उसकी पिछले जन्म की छोटी बहन जोआन है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो सोहा से मिलने के लिए बेताब है। पर सोहा उसे मिलना ही नहीं चाहता और बाहर इंतजार करने को कहकर अपने ऑफिस में चला जाता है। यहाँ जियोम सोहा से कहती है, अगर तुम्हें मेरे लायक कोई नौकरी नहीं मिल रही तो तुम मुझे होटल में हाउसकीपर की छोटी सी नौकरी दे दो, मैं उसी में तसल्ली रख लूंगी। स्योहा फिर से उसकी बातों से हैरत है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इतनी वेल एजुकेटेड लड़की इस होटल में काम करने के पीछे क्यों पड़ी है, जबकि यहाँ तो उसका कोई भविष्य ही नहीं। फिर जियोम उसे एक पिक्चर देती है जिसमें इस होटल में मौजूद भीड़ को साफ साफ दर्शाया गया है। ये देखकर सोहा उसकी इमेजिनेशन से काफी इम्प्रेस्ड होता है और ट्रायल पीरियड के लिए होटल में रख लेता है। लेकिन इसी दौरान उसे नीचे गैलरी में कुछ लोगों की शोर शराबे की आवाज आ रही है। जाकर देखा तो पता चला कि वह होटल की जनरल मैनेजर यान ओक का बेटा चान ह्यूक और उसके कुछ दोस्त हैं, जो इस होटल को अपनी बाप की जागीर समझ बैठे हैं। वो लोग वहाँ जियोम से बदतमीजी भी करने लगते हैं, जिस पर स्योहा उसे एक लात मार देता है। तभी वहाँ यान ओक आ जाती है और स्योहा को अपनी ऑफिस बुलाती है। यान ओक को देखकर जियोम को फौरन याद आ जाता है कि ये वही औरत है जिससे स्योहा के पिता का अफेयर चल रहा था। होटल की पहली मीटिंग में सभी को उनका काम थमा दिया गया सिवाय जियोम के, और जब उसने इसके लिए पूछा तो उसे बताया गया कि तुम्हारा आइडिया हमारे प्लानिंग से पूरी तरह अलग है, इसीलिए तुम बाकी लोगों के काम में उनकी मदद करो। ये सुनकर जियोम को थोड़ा बुरा लगता है कि उसके टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं दिया गया, मगर फिर भी शांत रहकर वो कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर उसे जोआन मिली जो होटल के कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके जियोम को उसके नाम पर सबमिट करने को कहती है। उधर स्योहा आज पुल के भीतर बैठकर सोचने लगता है कि आखिर ये जियोम कौन है, और फिर उसे एक लड़की जॉन वॉन का ख्याल आने लगता है जिसने बचपन में उससे शादी करने के लिए कहा था, और भागकर अपने कमरे में जाकर एक स्कार्फ निकालकर तुरंत जियोम को उससे मिलने के लिए कहता है। जियोम को लगा कि शायद उसे सब कुछ याद आ गया, मगर वहां पहुंचकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि सोहा उसे वो स्कार्फ थमाकर कहता है, मैं जान गया तुम वही लड़की हो जो स्कूल जाते वक्त मेरा पीछा किया करती थी। ये सुनकर जियोम अपना माथा पीटते हुए कहती है, तुम थोड़ा सा और याद करो, तुम्हें कुछ और भी याद आएगा। जब तक नहीं कुछ याद आता तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही मुझसे शादी करने को कहती रहूंगी। स्योहा हल्का सा मुस्कुराता है और अपने काम में वापस लग जाता है। वही हम यान ओक और स्योहा के पिता जियोंग हुन को कुछ बात करते हुए देखते हैं। इसी दौरान वो सेक्रेटरी दोयून को वहां बुलाकर निर्देश देते हैं कि सोहा के हर काम में उसकी मदद करे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2 साल बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका होगा। साथ ही साथ वो उसे एक लिफाफे में कुछ पैसे भी देता है, लेकिन दोयोन ये लेने से साफ साफ इनकार कर देता है। उधर स्योहा दोयोन को काफी देर से कॉल लगा रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। उसे कहीं जाने में देरी हो रही थी, मगर उसे गाड़ी चलाना नहीं आता, इसीलिए मजबूरन उसे जियोम को ड्राइविंग के लिए बुलाना पड़ा। जियोम तुरंत उसे पिक करने को आती है और एक सुनसान कब्रिस्तान लेकर गई, जहाँ पर आज वो किसी से मिलने आया था, और हाथों में फूलों का गुलदस्ता भी है। हैरानी की बात ये थी कि ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि खुद जॉन वॉन की है, यानी जियोन के पिछले जन्म की। स्योहा कब्र पर फूल रखकर बच्चों की तरह रोने लगा, जिसे देखकर खुद जियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता था कि इतने जन्मों के बाद भी वो अपने ही दुखों से जूझ रही है, लेकिन आज उसे पता चला कि कोई और भी उसके खातिर परेशान है। सोहा का दिल हल्का करने के लिए
वो उसे एक चेरी ब्लॉसम पार्क के पास लेकर जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है, जिस पर वो कहता है मुझे उम्र में बड़ी लड़कियां पसंद है। जियोम समझ जाती है कि वो किसकी बात कर रहा है और उसे कहती है कि मुझे भी लोग कहते हैं कि मैं उम्र से पहले ही समझदार हो चुकी हूँ, तो इससे तो मैं काफी बूढ़ी हुई। शाम को जियोम अपने ही मौत के दिन का जश्न मना रही थी। वो अपनी भतीजी यानी एक्योंग के साथ जाम लड़ाकर ये सोच रही थी कि आखिर उसने कितना कुछ अपने पीछे छोड़ दिया, न जाने कितनी चीजों का उसे मलाल है, और कुछ लोग जो उसके लिए आज भी परेशान हैं। क्या जिंदगी इसी का नाम है? इसी दौरान उसे ध्यान आता है कि आज स्योहा का जन्मदिन भी था और भरी बरसात में उसे मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ती है, इस बात से अनजान कि जब से जोनवॉन की मौत हुई है तब से उसने अपना जन्मदिन मनाना छोड़ दिया है। वो वहाँ जाकर उसे जन्मदिन पर बधाई देते हुए प्रपोज करती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये बात तुम आज याद रखना, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज कुछ खास है, और ये खास दिन तुम्हें तुम्हारी पुरानी सभी यादों को भुलाने में मदद करेगा। तभी वहाँ चोवान आती है, जिसे देखकर स्योहा जियोम से कहता है कि घर में कुछ गेस्ट आए हैं, इसीलिए मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वहीं घर के अंदर चोवान जियोम के लिए केक लेकर आई थी और केक कट करने के लिए जबरदस्ती करती है, लेकिन स्योहा का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो उसे 3 मिनट के अंदर घर छोड़ने को कहता है। घर के बाहर चोवान की मुलाकात एक बार फिर जियोन से होती है और वो उसे अपना केक थमाकर कहती है, तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं, लो ये केक रख लो, ये मेरे पिछले 4 घंटे की मेहनत है। जियोन मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन उसे पूछती है कि क्या वो सोहा को पसंद करती है, जिस पर वो कहती है हाँ, अगर तुम उसका पीछा छोड़ दो तो वो जरूर मुझे पसंद कर लेगा। ये सच्चाई जानकर जियोन को काफी बुरा लगता है। वो सोहा को पसंद तो करती है, लेकिन अपनी छोटी बहन से उसका प्यार छीनना नहीं चाहती। उधर होटल में रेनोवेशन प्रोजेक्ट में काफी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि एमआई ग्रुप की फंडिंग रुक चुकी थी। उसके पिता शायद ज्यादा पैसे देने की मूड में बिल्कुल नहीं थे। ऐसे में स्योहा फंड रेज करने के लिए अपने अंकल सांग ह्यो की मदद लेता है, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत पैसों का जुगाड़ भी हो जाता है। इसके बाद दोयोन स्योहा को पिक करने के लिए होटल में आता है, जहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त और इस समय दाइहुआन ग्रुप के वारिस जी सॉक से हो जाती है, जो इतने नशे में था कि उसे नीचा दिखाने लगता है। तभी वहाँ स्योहा आ जाता है और अच्छा खासा सबक सिखाता है। सुबह स्योहा होटल के पॉट के लिए नए फूल लेकर आया था, लेकिन जो फूल वो लेकर आया ठीक वैसा ही उससे पहले वहाँ कोई लगाकर जा चुका था। वो जीहुम से पूछता है क्या वो तुम थी, जिस पर वो कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद कुछ और फ्लावर अपने टेबल पर देखता है और कहता है ये वही सारे फ्लावर है जो मुझे पसंद है। इसी दौरान वहाँ चोवान भी गुलदस्ते के साथ पहुँच जाती है, जिसे देखकर स्योहा एक बार फिर झुल्ला जाता है और अपनी सेक्रेटरी से कहता है आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। और हमें मालूम पड़ता है कि होटल के रेनोवेशन में मिलने वाले टेंडर्स में एक टेंडर चोवान ने भी सबमिट किया है, ताकि वो दोनों एक साथ काम कर सके। ये जानकर स्योहा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सेक्रेटरी दोयोन को काफी डांटता है। बाहर खड़ी जियोम ऑफिस का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, ताकि उसकी बहन चोवान को बुरा न लगे, लेकिन तब तक वो अपने बारे में सब कुछ सुन चुकी होती है और रोते हुए होटल से बाहर चली जाती है। जियोम भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे साथ में ड्रिंक ऑफर करती है, और फिर यहाँ वो एक दूसरे से काफी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जहाँ चोवान बताती है कि वो उसे पहली नजर में ही अपना बनाना चाहती थी, और फिर ये भी बताती है कि उसका एक छोटा भाई भी है जो अकाउंटिंग के साथ साथ काफी अच्छी ड्राइविंग भी करता है। चोवान जिस हिसाब से बता रही थी वो शख्स स्योहा से ज्यादा दोयोन से मैच खा रहा था, और अंत में वो उसे पूछ बैठती है कि क्या वो दोयोन से प्यार करती है, जिस पर चोवान हाँ में सर हिलाती है। और ये सुनकर जियोम न केवल राहत की सांस लेती है, बल्कि अपनी बेवकूफी पर जोर जोर से हंसती भी है। इसके बाद नशे में धुत चोवान को जियोम उसके घर के आगे तक छोड़कर किनारे में छिप जाती है, क्योंकि उसे पिछले जन्म की माँ को भी देखना था। इतने में वहाँ चोवान की माँ आती है और उसे संभालती हुए कहती है कि अगर तुम्हें शराब ही पीना रहता है तो तुम किसी लड़के के साथ क्यों नहीं पीती, कम से कम वो तुम्हें संभाल तो लेगा। मैं कब तक तुम्हें ऐसे संभालूंगी, बताओ तुम शादी कब कर रही हो। ये सुनकर वो थोड़ी हंसती है और कहती है कि माँ अभी तक नहीं बदली। न जाने कैसे ये शब्द मिसेस वॉन के कानों में चले जाते हैं और वो फौरन सामने खड़े जियोन को एक ही नजर में निहार कर पहचान लेती है कि वो उसी की बेटी है, और गले लगकर कहती है कि मुझे विश्वास था तुम हम सबसे मिलने के लिए एक बार और जन्म लोगी, और फिर सीने से लगाकर रोने लगती है।
जिससे उसका परिवार एक बार फिर से मिल जाता है। लेकिन काश ऐसा सच में हो पाता, क्योंकि ये सिर्फ एक ख्वाब था जो वह रास्ते पर चलते चलते देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब ये ख्वाब टूटा तो उसका दिल भी टूट जाता है। इसी दौरान रास्ते में उसे स्योहा मिलता है। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद वो साथ में नूडल्स खाने जाते हैं, जिसके बाद जियोम उसे टैक्सी दिलवाती है। मगर पूरे रास्ते उसके जहन में सिर्फ जियोम का ही ख्याल आ रहा था। ना जाने क्यों वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था, और इसी उलझन में अपने घर न जाकर सेक्रेटरी दोयान के पास पहुंच जाता है। दोयान के साथ उसका छोटा भाई दोजिन भी रहता है, जो कि एमआई होटल में मैनेजर का काम किया करता था। सोहा ना सिर्फ उसके घर में डिनर करता है, बल्कि वही अपने दोस्त के साथ सोने का फैसला करता है। सोने के दौरान वो दोआन को बताता है कि उसने चुआन के साथ कोलैबोरेशन करने का फैसला किया है, क्योंकि वो काफी काम की है। तभी दोआन उसे मजाकिया अंदाज में कहता है, कहीं वो जियोम से ज्यादा केपेबल तो नहीं। जियोम का जिक्र होते ही स्योहा दूसरी तरफ करवट लेकर बात को वही खत्म कर देता है और सोने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसकी नींद तो जियोम ने छीन रखी थी। वहीं दूसरी तरफ जियोम मेट्रो स्टेशन से उतरकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसके सामने सूट बूट पहनकर एक शख्स बगल से निकलता है। लेकिन जैसे ही वो जियोम को देखता है वहीं रुक जाता है, मानो वो उसे पहचानता हो, और उससे शक की नजरों से देखने लगता है। जियोम को भी कुछ ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन वो अपने कदम नहीं रोकती और सीधा एक्योंग के घर पहुंचती है, जहां दोनों अपने दिन भर की थकान मिटाने के लिए दो पैक मारना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वो अपनी भतीजी यानी एक्योंग को बताती है कि वो स्योहा के साथ रहना चाहती है, लेकिन जोआन के रूप में नहीं, बल्कि जियोन बनकर। उधर हम अब इस रहस्यमय सूट बूट पहने आदमी को देखते हैं, जिसके हाथ में एक धूल खाई मिट्टी से लटपट पुराना संदूक होता है, जिसके अंदर एक अजीब पासे की छड़ी होती है, जो कि पूजा पाठ करने वाले तांत्रिकों के काम आया करती है। लेकिन ये शख्स इसका क्या करने वाला है? कहीं इसका संबंध जियोम से तो नहीं जुड़ा हुआ? अगली रोज जियोम सोहा के साथ चुआन से मिलने आती है। तभी चुआन को बीती रात की बात याद आ जाती है कि आखिर कैसे जियोम ने उसे नशे की हालत में घर पहुंचाया था। ऐसा उसकी बड़ी बहन क्या करती थी, और कहीं न कहीं उसे जियोम में अपनी बड़ी बहन नजर आ रही थी। वो उसे पूछने लगती है कि हम कहीं पहले मिल चुके हैं। ये सुनकर वो थोड़ी हड़बड़ा जाती है और गलती से उसके हाथ से एक बियर गिर जाती है, जिससे वहाँ पर दुआन और सोहा भी आ जाते हैं। अपने करीब दुआन को पाकर चुआन खिलखिला जाती है और उसे अपने साथ ब्लाइंड डेट पर चलने को कहती है। ऐसा लगता है जैसे दुआन भी उसकी इस बात से सहमत है, लेकिन फिर न जाने क्यों उसे मना कर देता है। वहीं बाहर जियोम सोहा को आखिरी मौका देते हुए कहती है, अब मैं सिर्फ तुम्हें 3 बार और अपने प्यार का इजहार करूंगी। अगर तुम नहीं माने तो फिर मैं कभी इसके बाद तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। बेचारा स्योहा भारी दुविधा में फंस जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में जियोम को लेकर जगह तो थी, लेकिन वो अपने बचपन के प्यार जोआन को चाह कर भी नहीं भुला पा रहा था। अगली सुबह होटल में दाखिल होते ही जियोम के नालायक भाई डोंगवो का फोन आ जाता है और उसे बिना किसी वजह के हमेशा की तरह पैसे की मांग करता है। मगर जियोम उसका कोई जवाब न देकर शांति से फोन काट देती है। वहीं ये सुबह सोहा के लिए भी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वो होटल के अंदर दाखिल हुआ उसके सामने डायरेक्टर यॉन ओक का बेटा चान ह्यूक पड़ जाता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिससे गुस्से में आकर वो उसे होटल से बाहर निकलवा देता है। जब ये बात यॉन ओक को पता चलती है तो वो स्योहा को अपने ऑफिस में बुलाकर काफी बुरा भला कहने लगती है, जिससे स्योहा को खूब गुस्सा आ जाता है और वो दोयान से कहकर होटल के पिछले सालों के रिकॉर्ड्स निकालने को कहता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिर ये औरत पिछले 3 सालों से यहाँ क्या कर रही है। शाम को घर जाते वक्त सोहा को बीच रोड पर जियोम किसी से भागते हुए नजर आती है। स्योहा उसके पीछे पीछे जाता है तो मालूम पड़ा कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई डोंगवू है, जो उसे पैसे मांगने के लिए लड़ाई कर रहा था। तभी स्योहा वहां आकर डोंगवू को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उल्टा उसी पर हाथ उठा देता है, जिससे गुस्से में आकर जियोम डोंगवू को एक लात मारकर वहां से भगा देती है और फिर बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कहती है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लेकिन शायद लोग मेरी फिक्र करने लगे हैं, तभी तो आज मेरे लिए लड़ने के लिए यहाँ तक आ गए। जवाब में सोहा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, जिस पर जियोम उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करती है और दोनों एक छोटे से बार में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोहा के पिता जोंगहू दुआन से अपने बेटे की सारी खबर लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ सोहा को होटल और जियोम से दूर रखना है।
शायद उन्हें भी जियोम के बारे में पता लग गया था, लेकिन उनकी ऐसी क्या दुश्मनी ये कोई नहीं जानता। उधर जियोम और सुहा और करीब आ रहे थे। ज्यादा पी लेने की वजह से जियोम उसके लिए टैक्सी बुक करती है, लेकिन रात बहुत अधिक हो गई थी, जिसके चलते कोई भी टैक्सी वाला नहीं दिख रहा था। तभी जियोम के दिमाग में ख्याल आता है और वो सामने पड़ी हाथ गाड़ी में बैठा कर सुहा को छोड़ने उसके घर निकल जाती है। और यहीं पर उसे अपनी पिछले जन्म की बात याद आती है, जहाँ पर वो एक मजबूत हट्टी कट्टी नौजवान हुआ करती थी और ऐसे ही हाथ गाड़ी के सहारे लोगों को ढोया करती थी। जियोम इन ख्यालों में इतना डूब जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि पीछे लेटा सुहा धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था और अंत में एक जगह आकर नीचे गिर जाता है। अब कोई भी चारा ना बचने पर जियोम चुआन को वहां बुलाती है और उसे गाड़ी के आगे वाली सीट में बैठाकर खुद पीछे बैठ जाती है। चुआन समझ नहीं पाती कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे लगा कि वो लोग अच्छे दोस्त हैं तो साथ ही बैठेंगे, पर शायद जियोम वो गलती दोबारा नहीं करना चाहती जो उसने पिछले जन्म में की थी। वो दोनों उसे कमरे में लेटाते हैं, पर तभी सुहा के जहन में वो हादसा फिर से दस्तक देता है और अचानक जियोम का हाथ पकड़कर उसे वहां से जाने के लिए मना करता है। आधी नींद में उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने जियोम नहीं बल्कि जुआन है, जिसे अब वो अपने सामने से किसी भी कीमत पर ओझल नहीं होने देना चाहता। ये देखकर जियोम काफी भावुक हो जाती है। वहीं उसकी बहन जुआन बाहर जाकर रोने लगती है। उसे लगता था कि उसकी बहन की मौत की जिम्मेदार सोहा ही है, मगर आज उसे एहसास हुआ कि वो शख्स खुद भी उस घटना को अभी तक भुला नहीं पाया है, जो आए दिन सदमे के रूप में उसके जख्म तरोताजा किया करती है। कमरे में जियोम सोहा के पास ही बैठी रहती है। तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर जाती है जिसे उसने अपने पिछले जन्म में सोहा को गिफ्ट किया था। सोहा ने उसे अभी तक संभाल कर रखा था। वही रात में जियोम को एक सपना आता है और पासे की छड़ी दोबारा से दिखाई देती है। उस पर कोई चाकू से वार भी करता है और इससे उसकी नींद खुल जाती है। कई दिनों बाद उसे ऐसा भयानक सपना आया था, लेकिन जब भी वो वैसे सपने देखती है एक्योंग की तबीयत खराब हो जाती है। उधर रात में सोहा की अचानक दरवाजे पर बजती घंटी की वजह से नींद खुल जाती है और उसे सामने जियोम दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो लड़की जियोम की जगह जुआन के रूप में अंदर आने लगती है। उसका पूरा शरीर खराब था, हर तरफ खून निकल रहा था। ऐसा भयानक रूप देखकर सोहा डर जाता है, जिससे कभी उसे जुआन दिखाई देती है तो कभी उसकी जगह जियोम। बेचारा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसका सिर दर्द होने लगता है और वो अपना माथा पकड़कर जोर जोर से दबाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ एक भयानक सपना था। अगली सुबह जब जियोम ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी में रोड क्रॉस कर रही थी, तभी उसके बगल से एक अनजान चेहरा निकलता है। कहीं ना कहीं वो उसे पहचान रही थी। फिर वो लड़की उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है और अचानक से उसे जुआन कहती है, जिसे सुनकर जियोम दंग रह जाती है और उसे लगता है कि ये उसी की तरह कोई पिछले कई जन्मों से भटक रही लड़की होगी। लेकिन ये लड़की अब कौन है और जुआन को कैसे जानती है? ये बात कुछ हैरत अंगेज राज से पर्दा उठाने वाला है। सोहा अभी तक खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता उसे जियोम नजर आ रही थी। वो अपना ये दर्द अपने दोस्त और सेक्रेटरी दुआन के सामने रखता है। शायद वो जियोम को पसंद करने लगा है, क्योंकि जब भी वो उसे देखता है उसे जुआन नजर आती और ये चीज उसे उसकी तरफ आकर्षित कर रही है। वहीं अपने आपसी मतभेद को सोहा से दूर करने के लिए जुआन सेक्रेटरी दुआन से उसकी मीटिंग करवाने की गुजारिश करती है, जिस पर वो नजदीकी बीच पर मिलने का फैसला करते हैं। जुआन अपने साथ जियोम को भी वहां ले चलती है, जहां पर हम जियोम और सोहा को एक साथ देखते हैं। वो समंदर किनारे खड़े होकर एक दूसरे को निहार रहे हैं। सोहा के जहन में उसे लेकर कई सवाल उठते हैं, जैसे कि उस दिन वो उसके लिए क्यों रो रही थी और उसके बचपन की चीजें आखिर उसे कैसे याद है। साथ ही साथ उम्र में इतना बड़ा होने के बावजूद भी इतना लगाव कैसे। जियोम शांत रहती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने प्यार का इजहार एक और बार किया। इस बार सोहा उसे मना नहीं करता, लेकिन हाँ भी नहीं कहता। बस सब कुछ भूलकर उसके साथ वहाँ पर डांस करने लगता है। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई और वो नजदीकी मौजूद सोहा के घर में आ जाते हैं, जहाँ पर जुआन और सोहा अपने मैटर सुलझा लेते हैं। वही शाम को दुकान बंद करने के दौरान एक्योंग के पास वही लड़का आता है जिसे उस दिन जियोम ने स्टेशन पर देखा था। वो एक्योंग से उसके छोटे से रेस्टोरेंट में काम मांगता है, लेकिन जवाब देने से पहले ही एक्योंग बेहोश होकर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल ले जाया गया और 5 घंटों तक वे बेहोश रही।
सारी जांचों के बावजूद भी उसके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी डिटेक्ट नहीं होती और जब वो होश में आई तो ये बात किसी को भी बताने के लिए मना कर देती है, यहाँ तक कि जियोम से भी। उधर तेज बारिश और बिजली कड़कने की आवाज से सोहा के घर पे सो रही जियोम की अचानक आंख खुल जाती है। अपने मन को बहलाने के लिए वो घर में इधर उधर टहलने लगी। इसी दौरान उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती है। वो इसी घर में, इन्हीं कमरों में, इन्हीं आंगन में रोजाना सोहा के साथ खेला करती थी। उसे उन जगहों के बारे में भी पता है जहाँ पर वो चीजें छुपाया करती थी। आज भी वहाँ उसकी रखी हुई वो पुरानी गुड़िया मौजूद है। हालांकि जियोम को ऐसा करते हुए चुआन देख लेती है और चिल्लाकर पूछती है, आखिर तुम्हें ये सब जगहों के बारे में कैसे पता? ये तो सिर्फ मेरी बहन जानती है। जियोम मुझसे कहती है, मुझे माफ करना, मैं तो बस ऐसे ही इधर उधर देख रही थी। पीछे खड़ा सोहा भी ये सब काफी देर से देख रहा था, जिससे उसे एक बार फिर से अपने बचपन की प्यार की याद आ जाती है और भरी बरसात में छाता लेकर कुछ पल अकेले बिताने के लिए निकल पड़ता है। जियोम भी उसके पीछे पीछे जाती है, जिसे देखकर सोहा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने जुआन आ रही हो और सुबह की उसकी प्रपोज का जवाब वो ना में देता है। अगले दिन ऑफिस में सोहा के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगे थे जिससे युआन ओक का सारा घपला पकड़ा गया। वो उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है, मुझे पता चल चुका है तुमने होटल में कमाए हुए पैसे अपने ऊपर खर्च किए हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम होटल को रेनोवेट करने में मेरी मदद करो, वरना सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश करने में समय नहीं लगाऊंगा और तुम्हें ठीक उसी तरह ऑफिस से धक्के मार के निकलवा दूंगा जिस तरह तुम्हारे बेटे को निकाला था। सबूत के तौर पर वो एक फाइल की कुछ कॉपी उसके पास रखकर ऑफिस से चला जाता है, मगर युआन ओक अपने अपमान में इतने गुस्से में थी कि इस फाइल से उस पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सामने जियोम आ जाती है। वो तो भला हो अंकल सैंग ह्योक का, जो सही वक्त पर आकर युआन ओक को वहाँ से शांत कराकर ले जाता है। जियोम अपने घर वापस आती है। यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि एक्योंग ने रेस्टोरेंट में एक नया कर्मचारी रख लिया है। वो उसे काफी शक की निगाहों से देखती है, क्योंकि ये वही लड़का था जो उस दिन उसे स्टेशन पर रूबरू हुआ था। न जाने उसका यहाँ आने का क्या मकसद है। दूसरी तरफ जियोम के भाई डोंगबो से अपना पैसा वसूलने के लिए लोन शार्क कंपनी के कुछ गुंडे उसके घर पर आ जाते हैं और उसे काफी मारते हैं। इसी दौरान वो बताता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं, लेकिन उसके बहन का बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, तुम उससे पैसे ले सकते हो। इसके बाद वो सोहा को इसमें फंसा देता है और गुंडे उसे एक सुनसान जगह पर लेकर चले जाते हैं। इसी दौरान जियोम को फोन में अनजान नंबर से मैसेज आता है, अपने बॉयफ्रेंड को बचाना है तो इस जगह पर पैसे लेकर आओ। तभी हम वहाँ पर दुआन के भाई दोजिन को देखते हैं, जो सोहा की जान बचाने के लिए वहाँ आया था। दोनों मिलकर गुंडों को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं और फिर नकली पुलिस के सायरन के साथ जियोम भी वहाँ पहुँच जाती है, जिससे डर कर सभी गुंडे दुम दबाकर भाग जाते हैं। जियोम अपने भाई की गलती की सोहा से माफी मांगती है। तभी दोनों में थोड़ी बहुत बहस शुरू हो जाती है और इतने में डोजिन उसे भाभी कह देता है, जिससे कि वो उसे प्यारे देवर जी कहने लगती है और फिर सब बात करते हुए डिनर चले जाते हैं। उधर चुआन जियोम के अजीबोगरीब व्यवहार को लेकर काफी चिंतित थी। उसे ना जाने क्यों उस पर बहुत शक हो रहा था। वो ये बात दुआन से भी शेयर करती है, जिस पर वो बताता है कि जियोम ने कई बार सोहा को अप्रोच किया है और उन्हें भी उसे देखकर जुआन का ख्याल आता है। जुआन को अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसीलिए शाम को एक बार में जाकर बैठ जाती है और जियोम को कॉल करके वहीं बुला लेती है। जुआन को इतना दुखी देखकर जियोम इसके पीछे का कारण पूछती है, तो वो नशे में उसे कहती है कि तुमने सोहा को जुआन बनकर अप्रोच किया ताकि तुम उसके दर्द का फायदा उठा सको, और कुछ ऐसा ही तुम मेरी बहन के जैसे बनकर भी कर रही हो। अगर ये तुम्हारी कोई साजिश है तो मैं बता दूं कि मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। जियोम उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, जिस पर चुआन ने कहा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो तुम मेरी बहन की सारे राज कैसे जानती हो, उसकी तरह बनने की कोशिश क्यों कर रही हो, और तो और मेरा ख्याल भी बिल्कुल वैसे ही रख रही हो। काश तुम सच में मेरी बहन होती, मैं यही चाहती हूँ। और ये कहकर वो रोने लगती है। जियोम से उसका रोना देखा न गया और वो उसे सच बता देती है। पुनर्जन्म की बात चुआन को पहले तो बेतुकी लगती है और वो झूठ समझती है, लेकिन जब उसे बताती है कि तुम्हारे पूरे शरीर में 3 जगह तिल है, एक गर्दन पे, दूसरा कंधे पर और एक पीठ पर, ये सुनकर चुआन हक्का बक्का रह गई। वो उसे ये भी बताती है कि मैं कई बार तुम्हें देखने के लिए घर आई, लेकिन ये सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।
इसके बाद वो घर जाकर एक्योंग को ये सारी बातें बताती है। तभी उसे किसी की फोन के बजने की आवाज आई, जो कि कोई और नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का नया कर्मचारी मिंग था, जो शायद कहीं न कहीं उन दोनों की बातें सुन रहा था। मगर इससे भी हैरत की बात तो ये थी कि यहाँ पर वो उसी रहस्यमय लड़की हाना से मिलने जाता है, जो एक रोज जियोम को उसके पिछले जन्म के नाम से पुकार रही थी, जिससे हमें साफ समझ आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और चोरी छुपे जियोम और सुहा पर नजर रख रहे थे। रात में चोआन घर जाकर अपनी माँ से उन सभी बातों को पुख्ता करती है, जिसे कुछ घंटे पहले जियोम ने उसे बताया था। और सबसे ज्यादा हैरान की बात तो ये थी कि सब कुछ बिल्कुल सच था, लेकिन उसकी माँ को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सभी बातें चोआन कैसे जानती है। वो तो तब बेहद छोटी थी। अगली रोज जियोम ऑफिस से छुट्टी लेकर लोन शार्क कंपनी के मालिक जोंग हुन से मिलने जाती है, ताकि अपने भाई का लिया हुआ कर्ज चुकता कर सके। वो जानती थी कि छोटे मोटे कर्मचारी और गुंडों से मिलने का कोई फायदा नहीं। अगर बात करनी है तो सीधा उसके मालिक से करनी होगी। उनके ऑफिस में पहुंचकर वो उन्हें एक ऐतिहासिक साम्राज्य की धरोहर सौंपती है, जो देखने में एक एंटिक लग रहा था। जब कंपनी के मालिक जोंग वॉन को पता चला कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड काफी अमीर है, तो वो उसे और भी कीमती समझने लगता है। जिसके बाद जियोम उसके सामने एक डेट रिकवरी एग्रीमेंट रखकर इस पर साइन करने को कहती है, ताकि सारा हिसाब चुकता हो जाए और अब वो उसके भाई को बिल्कुल भी परेशान न करे। साथ ही साथ वो उन्हें डराती भी है कि उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी है और उसके पास कंपनी चलाने की सरकारी कागजात भी नहीं, जिससे डरकर जोंग हुन तुरंत पेपर पर साइन कर देता है और जियोम अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच जियोम का बड़ा भाई डोंगवू वहाँ जाता है और अपनी बहन को देखकर इस बात का पता लगाने कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। कमरे में झांकने पर उसे एक गहरे राज का पता चलता है और राज ये था कि डायरेक्टर ने कुछ ही सालों पहले स्योहा और जुआन का एक्सीडेंट करवाया था। वही चोआन की माँ को उसकी बहन के बारे में कुछ बातें याद आती है और वो उसे फोन लगाकर बताती है कि आज से कुछ सालों पहले जब तुम्हारी बहन जिंदा थी तो मुझे एक बार गार्डन में कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो आप परेशान मत होना, क्योंकि मैं पुनर्जन्म लेकर दोबारा आऊंगी। बस ये सुनते ही चोआन खुद को रोक नहीं पाती और अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए फौरन उसके पास चली जाती है। उसे गले लगकर कहती है, मुझे आपकी सारी बातों पर विश्वास है। मैं जान चुकी हूँ कि आप ही मेरी बड़ी बहन हो। अब प्लीज हमसे कभी दूर मत जाना। जियोम अपनी बहन को वापस पाकर बेहद खुश थी और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खुशी के आंसू रोने लगते हैं, इस बात से अनजान कि उन्हें मिंजू दूर से देख रहा था। और वो फौरन हाना को फोन लगाकर यह खबर देता है कि जियोन अपने पुनर्जन्म के रिश्तेदारों के कनेक्शन में वापस आ गई है। अगले रोज एक्योंग काफी अच्छे से तैयार होकर मिंजी के साथ बाहर जा रही होती है और जाते जाते वो जियोम को उन्हें डिस्टर्ब ना करने को कहती है। शायद ये उनका मात्र एक बहाना है। दरअसल वो अस्पताल में अपने इलाज के लिए जा रहे थे। वही जियोम को मिंजी पर थोड़ा शक होता है और वो छानबीन करने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहां उसे वही पासे वाली छड़ी मिलती है जिसे उसने सपने में देखा था और ये देखकर वो हिल जाती है। जियोम का शक थोड़ा थोड़ा यकीन में बदल चुका था। हालांकि उसे ऐसा करते हुए मिंजी ने चुपके से देख लिया था। उधर हम जियोम के भाई को सोहा से मिलते हुए देखते हैं, जो उसे बताता है कि आज से कुछ साल पहले उसके एक्सीडेंट के पीछे बहुत गहरी साजिश है। ये कोई साधारण सा एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उन्हें मारने के लिए अंजाम दिया गया था। ये सुनकर स्योहा की आंखें खून से लाल हो जाती हैं। उसे खुद से ज्यादा जोआन की मौत का अफसोस था। बदकिस्मती से सेक्रेटरी दोआन सुन लेता है, लेकिन उसे पुनर्जन्म पर 1% भी विश्वास नहीं था। उधर स्योहा लोन शार्क कंपनी के मालिक जोंग हुन से मिलने का फैसला करके उसके पास जाता है। जियोम भी उसे गुस्से में देखकर उसका पीछा करने लगती है। वो सीधा डायरेक्टर के ऑफिस में दाखिल होकर उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वो उसे 1 हफ्ते की मोहलत देता है, ये बताने के लिए कि आखिर उस हमले के पीछे किसका हाथ था। जैसे ही स्योहा वहाँ से बाहर निकला, जियोम चुपके से डायरेक्टर के ऑफिस में आती है और उसे किसी से बातें करते हुए सुनती है। वो बोल रहा था कि आज स्योहा मुझसे मिलने आया था, मुझे धमकी देकर गया है कि उस दिन हुए एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ जानना है। जियोम फिर समझ जाती है कि इस आदमी की वजह से ही पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी। इसी ने उसे स्योहा से अलग किया था। वो तुरंत मौका पाकर डायरेक्टर की गर्दन मरोड़ते हुए सवाल करती है कि आखिर वो किससे बात कर रहा था, लेकिन डायरेक्टर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने अपनी जबान खोली तो वो मारा जाएगा।
इसी दौरान स्योहा के मोबाइल पर जेसॉक का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे बताता है कि उस दिन एक्सीडेंट में जोआन के साथ मरने वाला ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे सेक्रेटरी दोआन के पिता थे। स्योहा को धीरे धीरे याद आने लगता है कि कैसे उस शख्स ने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई थी, साथ ही उसे भरोसा दिलाया था कि कुछ भी नहीं होगा। वो फौरन अपने ड्राइवर को गाड़ी दोआन के घर की तरफ मोड़ने के लिए कहता है। वो दोआन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी मेरे ड्राइवर थे और उस दिन उनकी भी मौत हुई थी। दोआन कहता है, ये बताने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपना काम करते हुए मारे गए और तुम्हारे भी ये सब जानने से वो वापस नहीं आने वाले। स्योहा बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो और मुझे ये जानने का हक है। जिस पर दोआन कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि सेक्रेटरी हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं जब तक कि थक नहीं जाते। इन सब के पीछे अपनी गलती मानकर स्योहा पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो जैसे ही घर के सामने जियोम को अंधेरी रातों में बैठा पाता है, शॉक रह जाता है। वो उसका काफी देर से इंतजार कर रही थी। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि किसी का इंतजार करना आखिर कितना मुश्किल है। स्योहा के दिमाग में काफी चीजें दौड़ रही थी, उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। स्योहा उसे परेशान देखकर कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आज रुक सकती हूँ। जवाब में स्योहा ने कहा, क्या तुम मुझे पकड़ सकती हो? और ये सुनते ही वो एक ही झटके में उसे अपने गले से लगा लेती है। आखिरकार पूरे दिन की उठापटक के बाद अब कहीं जाकर उसे सुकून मिला था। जियोम उसे अपनी बाहों में भरकर विश्वास दिलाती है कि इस बार उनकी हैप्पी एंडिंग होगी। इस बीच हमें मिंजी के बारे में पता चलता है, जो कि पेशे से एक आर्कियोलॉजिकल प्रोफेसर था। हालांकि जियोम और इक्योंग के पीछे क्यों पड़ा था, इसका अभी भी जवाब नहीं मिल रहा था। वहीं सुबह उठकर दोआन को सिरदर्द हो रहा था। उसके मन में ना जाने क्यों चोअन का ही ख्याल आ रहा था, मगर रात में उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था उसे चाह कर भी याद नहीं आ रहा था। तभी चोअन उसे कॉल करती है और बीती रात हुई सारी चीजों का जिक्र करने लगती है, लेकिन दोआन इतने नशे में था कि उसे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर चोअन को काफी बुरा लगता है। इससे ये भी साफ हो जाता है कि सिर्फ चोअन को मालूम था कि बीती रात उनके बीच क्या हुआ था। यहाँ तक कि रात में इसके अलावा कुछ और भी हुआ था। और हम स्योहा के पिता जियांगहुन को देखते हैं, जो किसी चीज को लेकर काफी परेशान थे और किसी को फोन करके लोन शार्क कंपनी के डायरेक्टर जियांगहुन को मारने का हुक्म दे रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उनका इन सब से क्या संबंध। जो व्यक्ति उनके बेटे को मारने के लिए उतारू था, आखिर वो उसे कैसे जानते हैं। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए डायरेक्टर जियांगहुन कंपनी बंद करके शहर छोड़ने का बंदोबस्त में लग जाता है। लेकिन अभी भी उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं, जिसके आदेश अनुसार उसने स्योहा पर हमला करने की सोची थी। यहाँ तक कि उसके पास गाड़ी चला रहे उस ड्राइवर की भी सारी जानकारियां थी। आज की रात स्योहा फैमिली डिनर में इनवाइटेड था, जहाँ पर उसके परिवार के सभी लोग एक साथ थे, मगर हर कोई डिनर टेबल पर एक दूसरे का मजाक उड़ाने में व्यस्त था और स्योहा को इन सब में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वह उठकर जाने लगता है। तभी उसके पिता उसे रोकते हैं, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। इससे पहले कि वो घर के बाहर जाता, उसे डायरेक्टर जियांगहुन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैं अपनी जिंदगी और मौत को दांव पर लगाकर तुम्हें सच बताने का फैसला किया है, लेकिन उससे पहले तुम्हें पूरे पैसे का बंदोबस्त करना होगा। अभी के लिए बस तुम इतना जान लो कि हथियारा MI ग्रुप का ही है और वो तुम्हारे बहुत करीब है। ये सुनकर सोहा अंदर से टूट जाता है और सीधा जाकर घर के स्विमिंग पूल में जोर जोर से तैरने लगता है। वहीं आज जियोम ने बहन चोअन को अपने घर डिनर पर बुलाया था, जहां पर उसका साथ एक्योंग दे रही थी। वो चोअन को एक्योंग से मिलवाते हुए बताती है कि पिछले एक जन्म में ये मेरी भतीजी हुआ करती थी। और फिर सभी साथ में कॉफी एंजॉय करते हैं और तो और मिंजी उनकी एक फोटो भी क्लिक करता है। ज्यादा नशे में होने की वजह से चोअन ने सेक्रेटरी दोअन को पिक करने के लिए बुलाया था और उसे कहती है कि बीती रात मैंने तुम्हें घर छोड़ा था और आज तुम मुझे घर तक छोड़ोगे। इतने में दोअन का फोन बजता है। ये कॉल सोहा की थी। उधर सोहा रास्ते पर अकेले बिना ठंड की परवाह करते हुए चला जा रहा था। तब उसके सामने एक गाड़ी आती है, जिसमें से जियोम एक टावल लेकर निकलती है और उसे उड़ा देती है। जियोम बिना कुछ सोचे समझे उसे किस करने लगी। वो इतने सदमे में था कि खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और फिर कुछ ही सेकंड के बाद पीछे हट जाता है। लेकिन जियोम उसे दोबारा अपनी बाहों में जकड़ लेती है। फिर दोनों कई मिनट तक एक दूसरे को किस करते हैं। इसके साथ ही दोनों अपने रिश्ते की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। वो उसे घर लेकर जाती है, उसके लिए खाना बनाती है,
जिसे खाकर सुहा को एक बार फिर जॉन वू की याद आ जाती है, क्योंकि उसके हाथों में भी बिल्कुल वैसा ही जादू था। वहीं दूसरी तरफ दोआन चुआन को घर छोड़ने के लिए पैदल ले जा रहा था। तभी वो उसे किस करने की कोशिश करती है, मगर उसके कंधों पर ही सो जाती है। अब यहाँ सेक्रेटरी दोआन को बीती रात का हल्का हल्का सा ख्याल आता है कि आखिर कैसे वो भी चुआन को पकड़कर सो गया था। घर पर जियुम और सोहा साथ अकेले कुछ प्यार भरे वक्त गुजार रहे थे। तभी वो देखती है कि उसके फोन पर उसके भाई डोंगवू का कॉल आ रहा है। हैरत की बात तो ये थी कि ये फोन उसके लिए नहीं बल्कि सोहा के लिए था, जिस पर जियुम को काफी शक होता है और वो अपने भाई से मिलने पहुंच जाती है, जहां उसे मालूम पड़ा कि उसने सोहा को बता दिया है कि आखिर उसके एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। वहीं एक्योंग की हालत धीरे धीरे नाजुक होती जा रही थी। बीमारी पूरे शरीर को अपने कब्जे में कर रही थी और मिंजी चुपचाप उसे पेन किलर दे रहा था ताकि जियुम को इसके बारे में पता न चले। जियुम भी मिंजी से सतर्क रहती थी, उसे ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि कहीं न कहीं उसे न जाने उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। लेकिन मिंजी को मालूम चल चुका था कि उसके पास रखे छड़ी के बारे में जियुम को पहले से पता चल गया है, इसीलिए वो बिना कुछ भी छुपाए उसे पूछ बैठता है कि आखिर उसने अपने पिछले जन्म की सारी चीजें कहाँ तक याद है। ये सुनकर जियुम दंग रह जाती है, जिस पर मिंजी बताता है कि वो भी उसी की तरह अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रख सकता है। ये उसका 23वां जन्म है और वो उसे पासे वाली छड़ी देकर बताता है कि इस जादुई छड़ी के सहारे वो अपने बीते जन्मों की सारी बातें याद कर सकती है। ऐसे में जैसे ही जियुम छड़ी को छूती है, उसके पहले जन्म की सारी यादें तरोताजा होने लगती है, जिससे वो इतना डर जाती है कि एक ही झटके में उसे छोड़ देती है। इसी दौरान सोहा के पिता जियुम को मालूम पड़ता है कि उसका बेटा कुछ सालों पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। वो दोआन को बुलाकर उस पर नजर रखने को कहता है, साथ ही साथ उसका ऐसी फालतू और बेवजह की चीजों पर ध्यान भटकाने को कहता है। मगर दोआन अच्छे से जानता है कि सोहा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि उसके पिता की मौत फालतू नहीं हो सकती। वही आज घर पर सोहा के अंकल सैंग ह्योक उसे सरप्राइज देने के लिए पहुंच जाते हैं और उसके खाने के लिए काफी कुछ लेकर आए थे। उसे अच्छा लग रहा था और वो अपने भांजे से बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके फोन पर डायरेक्टर जुंग हॉन का कॉल देखते हैं तो ना जाने क्यों उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो कोई सांप सूंघ गया हो। सुबह सोहा जियोन के साथ ऑफिस पहुंचता है। वहीं पर उसकी मुलाकात दोनों बहनें जियुम और चुआन से होती है। चुआन के ड्रेसिंग सेंस को देखकर आज दोआन काफी इम्प्रेस हो जाता है और जब आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो चुआन कहती है, तुम्हें रात का कुछ याद हो ना हो लेकिन मुझे सब याद है। मैं तुम्हें बेहद पसंद करती हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? वो कहता है, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता और इसकी वजह तुम नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। उधर ऑफिस में जियुम उसी रहस्यमयी हाना को एक बार फिर से देखती है। दोनों एक दूसरे से रूबरू होते हैं और हाना उसे सामने से दोबारा जुआन कहकर पुकारती है, मगर इस बार वो उसकी आवाज और भाव से पहचान जाती है कि आखिर वो कौन है और उसे पूछती है कि आप वही है, जिस पर हाना ने हाँ में सिर हिलाया। दरअसल दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि सोहा की माँ और एमआई की पूर्व सीईओ सांग हा थी, जिन्होंने एक बार फिर पुनः जन्म लिया था और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इस बीच हम सोहा को देखते हैं, जिसके पास डायरेक्टर जोंग हू का कॉल आया था और वो उसे अकेले आने को कहता है, लेकिन जियुम ड्राइव करके उसे उस जगह पर लेकर जाती है। डायरेक्टर जोंग हू को इस बात का हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गाड़ी को कोई ट्रैक कर रहा है और कुछ लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। गाड़ी एक खेत में जाकर रुकती है। सोहा जियुम को वहीं रुकने को कहता है और खुद आगे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है, ना जाने क्यों जियुम को महसूस होने लगा कि ये दृश्य उसने पहले भी देखा है या शायद उसके पहले जन्म का दृश्य है, जहाँ पर एक योद्धा अपने धारधारी तलवार के साथ उसे दूर जा रहा था। जियुम वैसे तो सोहा की हर बात मानती थी, लेकिन आज खुद को रोक नहीं पाई और उसके पीछे पीछे चल दी। उधर जियुम खेतों को पार करके एक खंडहर में पहुंचता है और अपने सामने एक लाश देखता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही शख्स था जिससे वो मिलने आया था, यानी कि डायरेक्टर जोंग हू। तभी कुछ लोग अचानक से सोहा पर हमला करने लगते हैं। वो एक को तो खुद संभाल लेता, लेकिन अचानक एक आदमी उसके सर पर वार करता है, जिससे सोहा बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और सभी वहां से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में वहां पर जियुम भी आ जाती है। उसे सामने एक लाश नजर आती है। उसे लगता है
कहीं उसका प्यार तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसे देखने के लिए जाती है, एक हाथ उसकी आंखों के सामने आ जाता है और ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि स्योहा का था। कुछ ही समय में पुलिस पूरी बिल्डिंग को घेर लेती है और यही हमें थोड़ी दूर पर खड़े डायरेक्टर जोंग ह्यू के आदमी को देखते हैं, जिसके हाथ में सारे सबूत हैं। वो काफी डरा हुआ है और ये भी जान चुका है कि उसकी जान भी खतरे में है। शाम को स्योहा के पिता जियोम को मिलने के लिए अपने घर बुलाते हैं और जियोम को अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं, मगर ईमान की पक्की जियोम ने उनसे कहा कि आपके बेटे के ऊपर दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है। आपको उन लोगों को पकड़वाना चाहिए, ना कि इस तरह उनका साथ देना चाहिए। कैसे पिता है आप? आपको शर्म नहीं आती? जोंग हुन कहता है, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने बेटे की हिफाजत के लिए ही कर रहा हूँ। उधर घर में एक योंग मिंजी को अपने बेटे की तरह दुलार कर रही थी, अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तभी जियोम वहाँ पहुँचती है। उसने आज एक योंग के लिए शानदार ब्लेजर गिफ्ट के तौर पे लाया है। वो मिंजी से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसे बाहर बुलाती है और कहती है आज उसने एक अनोखा दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा, जो कि उसे उसके पहले जन्म की किसी कड़ी से जोड़ता है, और जो शख्स उसके सामने जा रहा था वो शायद इस जन्म में उसके लिए बहुत खास है। फिर वो उसे पूछती है कि कहीं तुम यहाँ किसी मकसद से तो नहीं आए? तुम कहीं मेरे पुराने जन्म के प्रेमी तो नहीं? मिंजी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों न तुम दोबारा उस छड़ी को पकड़कर खुद ही कुछ याद करने की कोशिश करो। जियोम एक बार फिर छड़ी को पकड़कर अपनी आंखें बंद करके पुनर्जन्म की बातों को याद करने की कोशिश करती है और उसके सामने खुद एक दृश्य तस्वीर की तरह उभर कर आता है, जो एक खुशनुमा फूल के बागीचे में कपड़ों को सुखा रही थी। वहीं उसे फिर से एक और शख्स की तस्वीर नजर आई, जो उसे स्योहा लगता है। वहीं पर कुछ बच्चे एक साथ खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे से ब्रिज पर मिलते हैं और तभी जियोम छड़ी को रख देती है। वो कहती है, मेरा और स्योहा का पहले जन्म से ही कोई नाता है। ये बात मुझे पता चल चुकी है। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं जानना। मिंजी उसे एक बार और छड़ी पकड़ने की गुजारिश करता है ताकि वो आगे की चीजें साफ साफ देख सके, लेकिन जियोम यही जानकर काफी खुश है, इस बात से अनजान कि पूर्व जन्म में वो शख्स स्योहा नहीं बल्कि मिंजी था, जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद भी कई दर्द भरी यादें बची थी जिसे जियोम ने देखने की कोशिश नहीं की। मिंजी शायद यहाँ उसे इसी का एहसास कराने के लिए आया था। दूसरी तरफ स्योहा के घर की बेल बजती है। दरवाजे पर कोई नहीं था, बस एक बैग पड़ा हुआ था जिसके अंदर लिखा था कि इस बैग में दोषी से जुड़े सारे सबूत मौजूद है। हम देखते हैं कि ये बैग डायरेक्टर जोंग ह्यू के आदमी ने ही उसे दिया है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का पेपर और ड्राइवर का नाम भी होता है। ड्राइवर का नाम बान हाक सो है और हैरत की बात ये थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में चश्मदीद के तौर पर एक व्यक्ति ने अपना सिग्नेचर भी किया था, जिसका नाम डोंग वान था। ये नाम सुनकर उसे कुछ याद आता है और जब वो जियोम के रिज्यूमे को ढूंढता है तो उसमें बान हाक सुक नाम उसके पिता के तौर पर लिखा मिलता है। ये देखकर स्योहा शॉक रह जाता है और उसे जियोम की पुरानी बातें याद आने लगती है। कभी कभी हमारे पुराने जन्म की दुश्मन इस जन्म में दोस्त या परिवार बनकर सामने आते हैं। वो काफी सोचता है और फिर जियोम को कॉल लगाता है, मगर जियोम तो ये सोचकर फूली नहीं समा रही थी कि आखिर उसका और स्योहा का कनेक्शन पहले जन्म से चले आ रहा है। वो उसे इसी को लेकर एक कहानी भी सुनाने लगती है, लेकिन स्योहा के दिमाग में तो अलग ही उठापटक चल रही थी। अगले रोज जियोम को ऑफिस में स्योहा का बर्ताव काफी अलग लगता है। वो ये सोच ही रही थी, तभी उसे कॉल आता है कि उसके नशेड़ी पिता नीचे वेटिंग एरिया में हंगामा मचा रहे हैं। जियोम वहाँ जाती है तो वो उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने भाई के लिए खाना बनाने के लिए घर नहीं जा सकती। वो बिना खाना खाए कैसे रहेगा? तुमने उस घर को तहस नहस कर दिया है। मैं घर में नहीं रह सकता, मुझे इस होटल में कमरा चाहिए, साथ साथ सारी सुविधाएं भी। जियोम को काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें होटल के बाहर निकलवा देती है। दूर खड़ा स्योहा ये सब देख रहा होता है और उसे समझते देर नहीं लगती कि वो एक अपराधी की बेटी नहीं बल्कि एक साधारण सी जियोम है। आज वो उसे घर पर डिनर पर इनवाइट करता है, जहाँ खाना वो खुद बनाने वाला है। इसी दौरान योनो के ऑफिस में हाना अचानक से एंटर करती है और उसे फूलों का गुलदस्ता थमाती है, जिसे देखकर योनो का चेहरा मुरझा जाता है और कहीं न कहीं उसे एहसास होता है कि होटल की असली मालकिन स्योहा की माँ सांघा अभी जिंदा है। घर पर अपने वादे के मुताबिक आज स्योहा जियोम के लिए खाना तैयार कर रहा है।
इसी दौरान जियोम उसे बताती है कि सुबह जो व्यक्ति उसके ऑफिस आया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे खुद के बच्चे की तरह प्यार नहीं किया, उल्टा मेरी सारी कमाई की पाई पाई जुए में उड़ा दी। जब मैं इन सभी परिस्थितियों से तंग आ गई तो एक दिन घर छोड़कर भाग गई, जहाँ एक योंग ने न सिर्फ मुझे रहने के लिए घर दिया बल्कि एक बेटी की तरह पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा भी किया, और आज मैं जहाँ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। भले ही मेरा उनसे खून से कोई नाता ना हो, लेकिन हमारा रिश्ता खून से बढ़कर है और वो ही मेरा असली परिवार है। जियोम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब क्यों बता रही है, लेकिन कहीं न कहीं उसे लगता है कि ये शायद बताना जरूरी है, जबकि स्योहा तो पहले से ही अपने मन में उन मतभेदों को सुलझा चुका है और इसीलिए उसे समझाता है कि परिवार के मसलों को किनारा करके हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। खाना खत्म करने के बाद स्योहा उसे ऊपर के कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है। जियोम सोहा के कमरे में उसके लिए गिफ्ट छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। इसी बीच उसके हाथ वही दस्तावेज लग जाते हैं जिसमें उसके पिता का नाम लिखा था, और ये देखकर उसे समझते देर नहीं लगती कि आखिर क्यों सोहा सुबह अजनबियों की तरह व्यवहार कर रहा था। इस सब के बावजूद भी स्योहा ने उससे एक शब्द नहीं कहा। जियोम सीधे जाकर उसे अपनी गले से लगा लेती है और फिर अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ती है। अपनी बहन का रुद्र रूप देखकर उसके भाई को एहसास हो जाता है कि जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए वो शांत रहकर कमरे से बाहर चला जाता है। अंदर जियोम के पिता के सामने चल रहे टीवी को पहले बंद करती है और फिर उनके सामने आंखों से आंखें मिलाते हुए पूछती है, क्या उसने कभी जीवन में किसी को मारा है? पिता कहता है, वो बस एक एक्सीडेंट था जो कि एक तरह का एक्स्ट्रा वर्क था अपने परिवार को चलाने के लिए। बस ये सुनते ही जियोम का खून खौल जाता है। वो समझ जाती है कि उसके पिता कोई इंसान नहीं बल्कि हैवान है जो अपने काम के साथ साथ लोगों का खून भी करता है। वो उससे कहती है, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद तुम कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना, वही सही रहेगा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पिता थे। उसके पिता अपनी सफाई देते हैं, लेकिन तब तक जियोम वहाँ से निकल चुकी थी और हमें दिखाया जाता है कि दरअसल उस दिन गलती से बांग हाक सुक की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से ना चाहकर भी वो एक बेहद खतरनाक एक्सीडेंट साबित हुआ। उसने गाड़ी से उतरकर 2 बच्चों और ड्राइवर को मृत हालत में देखा तो घबरा गया और बिना पुलिस को खबर किए वहाँ से भाग गया। उधर घर में स्योहा जियोन से जुड़े उसके सारे दस्तावेज जला रहा था ताकि किसी को पता न चले कि उसके पिता आखिर कौन है। वो बस उसे बचाना चाहता था। इन्हीं सबूतों में एक टेप रिकॉर्डर भी था जिसमें एक्सीडेंट के कुछ देर पहले के दृश्य कैद थे। इसी बीच सांगा यानी हाना जियोन से मिलती है ताकि दोनों पता लगा सके कि आखिर अपराधी को उनके कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया। हाना को सबसे ज्यादा शक यान ओक पर था क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा फायदा उसी का होता था, लेकिन फिर भी एक अंतिम कंफर्मेशन जरूरी था ताकि उसको उसके किए की सजा दी जा सके। इसीलिए जियोम बिना सोचे समझे उसके पास चली जाती है और ये पूछ बैठती है कि आखिर स्योहा की मौत से उसे क्या फायदा हो सकता है। ये सुनकर पहले तो यान ओक जोर जोर से हंसने लगी और फिर कहती है कि आखिर वो जॉन हुन के बेटे को क्यों मारना चाहेगी, उसे भी तो जिंदा रहना है, और तो और वो सपने में भी चेयरमैन को नाखुश नहीं करना चाहेगी। उधर स्योहा जब रिकॉर्डिंग टेप ऑन करती है तो हमें मालूम पड़ता है कि मरने से पहले जोंग ह्यून ने इस रिकॉर्डर में स्योहा के लिए सारे सबूत इनवॉइस करा था। तभी उससे मिलने के लिए एक्सीडेंट का मास्टरमाइंड आ जाता है, वही शख्स जिसने उसकी मौत की सुपारी दी थी। मगर जोंग हुन फिर भी अपने रिकॉर्डर को बंद नहीं करता और उस शख्स की आवाज इस टेप रिकॉर्डर में कैद हो जाती है, जिसे सुनने से स्योहा को वो आवाज काफी जानी पहचानी लगती है। और जब वो इसे दर्जनों बार रिपीट करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल सैंग ह्योक थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंकल आखिर उसे क्यों मारना चाहेंगे। वो तो उसे इतना प्यार करते हैं, तो फिर ये सब किस लिए। स्योहा यह दर्द सह नहीं पाता और अपने आसपास मौजूद चीजों को तोड़ने लगता है। तभी वह जियोम पहुंचती है और कोने में बैठे स्योहा को मायूस देखकर सारी सच्चाई बताने का फैसला करती है। वो कमरे में मौजूद पियानो में एक पुराना संगीत बजाने लगी, जैसे वो दोनों बचपन के दिनों में साथ साथ गुनगुनाया करते थे। ये गाना सुनकर स्योहा हैरत में पड़ जाता है और उठकर उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें यह गाना कैसे आता है। वो कहती है कि मैंने इसे बनाया है, जब भी तुम किसी कारण उदास हो या फिर किसी को मिस कर रहे हो तो इसे सुन लिया करो। जियोम सोहा से वो सभी बातें दोहराती है
जो वो बचपन में उससे कहा करती थी। इससे सोहा बड़ी हैरानी से उसे देखने लगता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? ये तो मेरी जुआन कहती थी। जवाब में जियुम बोलती है, मैं ही तो हूँ जुआन। पहले से परेशान चल रहा सोहा बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है और उसे वहां से जाने को कहता है। यहाँ जियुम उसे ये भी बताती है कि जो गिफ्ट बॉक्स मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन के दिन दिया था, उसकी चाबी जुआन की मनपसंद किताब में ही छिपी हुई है। साथ ही वो उसे नोट भी देती है, जिसे उस गिफ्ट बॉक्स के खोलने के बाद पढ़ने को कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर कमरे के बाहर उसे वही पासी की छड़ी लटकी हुई नजर आती है, जिसे छूने का उसका मन में ख्याल आता है, लेकिन फिर खुद को रोकती है और छड़ी वापस जाकर मिंजी को सौंप देती है और कहती है कि उसके लिए पहला जन्म अब उतना मायने नहीं रखता। बेचारा मिंजी का दिल ये सुनकर धक सा हो जाता है। उधर सोहा गिफ्ट बॉक्स के साथ लाइब्रेरी पहुंचता है, जहां पर जुआन की मनपसंद किताब रखी हुई थी। वो उसे खोलता है तो वाकई जियुम की बात सच निकलती है। उसके अंदर चाबी पड़ी हुई थी। वो बॉक्स को खोलने ही जा रहा था कि तभी उसके अंकल सैंग ह्योक वहां आ जाते हैं। वही अंकल जो उसकी जान लेने पर तुले हुए थे। वो उनसे कहता है कि क्या आपको या पिताजी को मुझे कुछ कहना है, लेकिन अंकल सैंग ह्योक उसकी बात समझ नहीं पाते और फिर वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान हम जियुम को एक पार्क में देखते हैं, जहां वो स्योहा का इंतजार कर रही थी, मगर वो नहीं आया, जिससे काफी देर हो जाने के बाद जियुम वापस घर चली जाती है। वहीं सोहा हमेशा की तरह अपने दर्द को बांटने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर ध्यान में मग्न था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई जो कुछ जियुम ने कहा वो सच है। ऐसे में वो दोबारा अपने घर आता है और उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है, जिसके अंदर एक छोटी सी नोटबुक होती है, जिसे जियुम ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। इस नोटबुक में एक ऐसी चुड़ैल की कहानी थी जिसे अपने बीते जन्मों के सारे वाकया याद थे, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता था। उसे उसके परिवार से निकाल दिया गया। वो जहाँ भी जाती लोग उसे धुतकारते। उसे सब पता था, लेकिन वो किसी को नहीं बताती। धीरे धीरे कई जन्म लग गए, मगर वो कुछ भी नहीं भूली। उसका दिल इन्हीं सब बातों से भरा हुआ एक मजबूत पत्थर बन चुका था, जिसके अंदर अनेकों राज दफन थे। ये सब वही शब्द थे जो उसकी जुआन अपने आखिरी समय में शायद उसे बताना चाहती थी। उसने ये भी कहा कि वो दोबारा फिर से आएगी। इसी दौरान स्योहा को जियुम के दिए हुए नोट की याद आती है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें लिखा था कि तुम उसी जगह पर पहुंचो जहां पर दोनों अक्सर मिला करते थे। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। स्योहा ये पढ़ते ही वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। वो पूरे रास्ते जियुम को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो तो बहुत पहले ही वहां बैठकर अपनी यादों को ताजा कर रही थी। स्योहा भी वहां आ जाता है और थोड़ा ढूंढने पर उसे अपने सामने पाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था वो उसके सामने खड़ी है। आखिरकार आज उसे उसका प्यार मिल गया। वो भी पुनर्जन्म की गाथा को समझने के काबिल बन गया। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं, क्योंकि चाहे जुआन हो या फिर जियुम, दोनों ही स्योहा को खुश देखना चाहते हैं। अगली सुबह एक्योंग जियुम को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एक ब्लेजर देती है। इसके बाद उसे हाना का कॉल आता है और वो युआन ओ को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ती है। एक बार में उसके सामने बैठकर उसे याद आता है कि आखिर कैसे इस औरत ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। जियुम ताव में आकर उसे कहती है, देखो ना, कितनी उम्र दराज होने के बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर कितना निखार है। आखिर ये निखार किसी के पति को रिझाने से तो नहीं मिलता, और शायद ये होटल भी उसी की देन हो। क्या तुम्हें ये सब पाकर अभी भी शांति नहीं मिली और क्या चाहती हो? इतना शर्मिंदा होने पर युआन ओक वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जियुम उसका हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुम्हें सब कुछ चोरी करके ही पाने की आदत है तो इसे अच्छे से अंजाम दिया करो। क्या पता कोई तुम्हारा बेटा चुरा कर ले जाए। आखिर तुम भी एक माँ ही हो। इसके बाद वो सांघा की बात उस तक पहुँचाते हुए कहती है, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो स्योहा से माफी मांग लेनी चाहिए, वरना उसकी माँ तुम्हारा जो हाल करेगी वो तुम सोच भी नहीं सकती। दूर बैठी हाना जियुम की इस अंदाज को देखकर काफी खुश होती है और जाती जाती उसे आशीर्वाद देती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहिए वो सब मिले। दुनिया में वो लोग बहुत ही खुशनसीब होते हैं जिन्हें अपनी पुराने जन्म के लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। हालांकि एक बार जब हम नए जन्म में कदम रखते हैं तो हमें नए लोगों से रिश्ता जोड़ना पड़ता है, मगर यहाँ जियुन तो अब भी अपने पुराने जन्म के रिश्तों से आने वाली तबाही से तो अनजान थी।
उसे तो पता ही नहीं था कि अब भी उसकी जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल आना बाकी है। इसी बीच जियोम के फोन पर मिंजी का मैसेज आता है, जिसमें कुछ तस्वीरें भेजकर कहता है कि क्या तुमने ऐसे ही ब्रिज को अपनी यादों में देखा था। और जब जियोम उससे सर्च करती है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि वाकई में ऐसी कोई जगह आज भी मौजूद है। उधर घर पर स्योहा का सामना एक बार फिर से अपने अंकल से होता है और दिमाग की उलझन में फंसे उस सवाल को आखिरकार उसने पूछ ही लिया कि क्यों उन्होंने कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी। पहले तो अंकल सांगह्योक सहम जाता है, लेकिन फिर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि बेटा, मैं तो तुम्हें कभी भी मारने की सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। मुझे लगा उस दिन कार में चेयरमैन यानी तुम्हारे पिता बैठे हैं। मैं तो बस तुम्हारे पिता को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी माँ सांगह्योक के बीमार होने के बाद कभी उसका ध्यान नहीं दिया। उल्टा काम और योंग ओक के चक्कर में घर परिवार को भी छोड़ दिया। इसीलिए एक छोटा सा एक्सीडेंट करवाना चाहता था जिससे उन्हें डरा सकूं, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गाड़ी में तुम बैठे हो। स्योहा अपने अंकल के इन बातों को सुनकर चौंक जाता है और उन्हें उससे दूर रहने को कहता है, जिसके बाद अंकल सांगह्योक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पुलिस के पास जाकर 1 दशक पहले के एक्सीडेंट के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराकर सरेंडर कर देते हैं। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है, जिसे सुनकर कुछ अपने भी दुखी होते हैं, मगर सच्चाई को कौन टाल सकता है। इधर जियोम मिंजी के द्वारा बताई गई उस फायरवर्क वाली ब्रिज पर सोहा के साथ ट्रिप प्लान करती है और जब वो दोनों वहां जाते हैं, न जाने कैसे जियोम की एक बार फिर हजारों साल पुरानी पहले जन्म की यादें ताजा हो जाती है। यहाँ उसके हाथों में एक धारदार हथियार होता है, लेकिन उसके वार करने से पहले ही कोई उस पर हमला कर देता है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई प्यार भरा पल नहीं, बल्कि एक दुख भरी दास्तां की शुरुआत है। इसी दौरान हम मिंजी को भी देखते हैं, जो जियोम के कमरे के बाहर उस जादुई घंटी वाली छड़ी को बार बार बजा रहा होता है, जहां सेक्रेटरी दोआन उसे ब्रिज के बारे में रिसर्च कर रहा था। वहीं फार्म हाउस पर काम करते वक्त चुआन की जान बाल बाल बचती है और हमें यहाँ पता लगता है कि मिंजी इतने दिनों से जिन मुसीबतों की बात कर रहा था वो शायद सच होने वाला है। ये जरूर कोई बुरा वक्त शुरू हो रहा है। उसी रात जियोम को एक बार फिर से अपने पहले जन्म के सभी किरदारों का ख्याल आने लगता है। वो सपने में फिर से अपनी उन्हीं यादों को तरोताजा करने लगती है और यहाँ पर उसे एक शख्स दिखाई देता है जिसका नाम हानिया होता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो सोचने लगती है कि जरूर यह हानिया उसका स्योहा होगा। इसीलिए एक बार कंफर्म करने के लिए, उसकी शक्ल मिलाने के लिए स्योहा के सामने आकर बैठ जाती है और उसे गौर से देखती है, मगर स्योहा अभी भी पूरे तरीके से नींद में ही था और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सुला लेता है। अगली सुबह घर वापसी करते समय जियोम के पास मिंजी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि एक्योंग की हालत बहुत नाजुक है, वो अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर जियोम सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे मालूम पड़ता है कि एक्योंग की तबीयत काफी दिनों से खराब है और इस बात को सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि मिंजी ने भी उसे छुपा कर रखा, जिस पर दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। और तभी वहां पर स्योहा आ जाता है, जिसे देखकर मिंजी बिल्कुल शांत हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि चुआन और दोआन एक दूसरे से काफी दूर रहने लगे हैं। चुआन उसके करीब जाना चाहती भी है, लेकिन दोआन तो न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है कि वो चुआन के प्यार को महसूस करने के बाद भी इग्नोर कर रहा है। शाम को मिंजी हाना से मिलकर उसे बताता है कि एक्योंग अस्पताल में एडमिट है और उसके हालात के बारे में मैंने जियोम से कहीं छुपा कर रखा, मगर इन सब के पीछे उसी की भलाई थी। अगर सब कुछ सही से सुलझ जाए तो सोहा भी सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ उसे ये भी समझाता है कि तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अब तक अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें वैसे भी देख ली है। शाम को घर लौटने पर स्योहा को दरवाजे पर गिफ्ट मिलता है, जिसे वो लेकर ऑफिस पहुंचा। यहाँ सेक्रेटरी दोआन उसे एक इनविटेशन कार्ड सौंपती है, जिसके बाद स्योहा योन ओक से एक जरूरी मैटर को सेटल करने के लिए ऑफिस में जाता है और उसके सामने बीते कई सालों का रिकॉर्ड रख देता है, जिसमें उसने होटल के करोड़ों रुपए को इनडायरेक्टली अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया था। योन ओक अच्छे से जानती थी कि वो गलत है, लेकिन फिर भी अपने से आधी उम्र के लड़के के सामने झुकना उसे गवारा नहीं था और गुस्से में कहती है, ये होटल उसी का है और उसी का रहेगा। स्योहा उसके सामने
कुछ तस्वीरें पेश करता है जिसमें उसने होटल के कई झज्जर पड़ी जगहों को अनदेखा कर दिया था। और तो और अपनी माँ सांघा की पर्सनल डायरी भी दिखाता है जिसके आखिरी पन्नों पर योंग ओक के कई सालों से चलते आ रहे घपलों के बारे में पूरा ब्यौरा है। स्योहा अब योंग ओक से ज्यादा बहस नहीं करता और उसे कहता है कि अब कानून ही तुम्हें सबक सिखाएगा। जिसके बाद दुआन स्योहा को बताता है कि योंग ओक बहुत चालाक औरत है और उसको निकालने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति चाहिए और वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जोंग हुन आता है और स्योहा को देखकर स्माइल पास करता है। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ योंग ओक के ऑफिस में जाता है और उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सर्वसम्मति के साथ एमआई होटल की सीईओ के पद से निष्कासित कर देता है। योंग ओक सबके सामने बहुत हाथ पैर जोड़ती है और अपनी गलती की माफी मांगती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद उदास मन से नीचे आती है और सामने पड़े गमले में मौजूद सांघा के मनपसंद फूल को जमीन पर दे मारती है। दूर खड़ी हाना यानी कि सांघा ये सब देख रही थी। आज उसे अपने पति और बेटे पर नाज था। बस उसकी दिल ही इच्छा एक ही थी कि जाते जाते अपने बेटे को गले से लगा सके। ऐसे में जब स्योहा होटल के लिए नए फूलों को लाने के लिए बाहर निकलता है तब पीछे से आकर वो उसे गले लगा लेती है और एक छोटा सा कछुआ तोहफे के रूप में सौंप कर जिंदगी में खुश रहने का आशीर्वाद देकर मिनटों में वहाँ से छूमंतर हो जाती है। एक अनजान लड़की को इस तरह उससे लिपट जाना और फिर उसे गिफ्ट देना सोहा को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। लेकिन जब वो कछुए को देखता है तो उसे ध्यान आता है कि बचपन के दिनों में उसकी माँ कहा करती थी कि पिछले जन्म में वो कछुआ था और शायद ये उसी की निशानी है। जिसे देखकर सोहा चौंक जाता है और हाना को निहारने लगता है, लेकिन वो तब तक गायब हो चुकी थी। शायद ये उसकी आखिरी मुलाकात थी। वहीं जियुम एक योंग से अस्पताल में मिलकर घर आती है जहाँ पर उसे मिंजी मिलता है। मिंजी का व्यवहार आज पूरी तरीके से बदला हुआ था। वो उससे एक योंग का हाल पूछता है जिस पर जियोम उसे बताती है कि उसकी बॉडी में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है और उनका जल्द ही सर्जरी होना है। मिंजी कहता है, क्या तुम्हें पूरी तरीके से विश्वास है कि सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएगी? जियुम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। जिस पे मिंजी उसे समझाता है, एक योंग को ये बीमारी तुमसे मिलने के बाद हुई है। अगर तुम उससे कभी न मिलती तो शायद ऐसा कुछ भी न होता और आज वो स्वस्थ होती। यहाँ तक कि तुम अपने पिछले जन्म के जितने भी लोगों से दोबारा कनेक्शन बना रही हो उन सभी का हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है और इसे चाह कर भी रोका नहीं जा सकता। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो इस गुत्थी का जवाब तुम्हारे पहले जन्म के पीछे है जिसका तुम्हें अकेले सामना करना पड़ेगा। जियुम इस सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए दोबारा से उस छड़ी को पकड़ लेती है। एक बार फिर से उसे अपने पहले जन्म के सारे दृश्य याद आने लगते हैं। यहाँ वो और उसके साथ उसकी बहन चुओन किसी से भागते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्योहा भी जियुम से मिलने वहां पहुंचता है। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियुम को कोई इंसानी हाथों में तलवार और इस मैजिकल बेल के साथ दिखाई देता है जिसने उसकी बहन का कत्ल कर दिया था। अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने लहूलुहान देखकर जियुम की आंखें खुल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। स्योहा उसे चुप कराने की कोशिश करता है मगर तभी जियुम को उसके पहले जन्म में उसकी बहन को मारने वाले कातिल की शक्ल दिखाई देती है और उसे लगता है कि ये स्योहा ही था। ये देखकर ना जाने उसे क्या हो जाता है कि वो सामने मौजूद स्योहा की गर्दन दबाकर उसकी जान लेने पर उतारू हो जाती है। एक बार फिर से हमें दिखाया जाता है कि जियुम अपने पिछले जन्म में जुलाहा यानी कि कपड़ा बनाने वाली थी जिसके द्वारा बनाए गए कपड़े बेहद पवित्र थे क्योंकि उसका उपयोग मंदिर में बलि के दौरान जरूरत पड़ने वाली मैजिक बेल की डोरियां बनाने के लिए किया जाता था। मिंजी उस जन्म में मंदिर से जुड़े पुराने रईसजादों में से एक था जिसका काम राज्य की व्यवस्था देखना था। वही चोवोन जियुम की बड़ी बहन होती है। उसका नाम सियो होता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थी जिसका इलाज कहीं नहीं मिल रहा था। फिर एक रोज गांव में वेद ने उसे ईश्वर की जड़ी बूटी के बारे में बताया, लेकिन वो इतनी महंगी थी कि उसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता बल्कि उसके लिए कई ज्यादा कीमती चीज की जरूरत थी जो कि मंदिर की पवित्र मैजिकल बेल से ही हो सकती थी। हालांकि मंदिर से उसे चुराना
बेहद मुश्किल काम था, साथ ही साथ ये एक प्रकार का देशद्रोह भी था। लेकिन जियुम अपनी बड़ी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इसके लिए वो एक रोज मैजिकल बेल को बांधने वाली डोरियों के लिए कपड़ा मिंजी को सौंपती है। यहाँ पर हम स्योहा को भी देखते हैं। वो मिंजी का मुख्य सुरक्षा कर्मी था और उसका नाम हानू था। मिंजी की पूजा पाठ के बाद जैसे ही जियुम मंदिर को खाली पाती है, वो उसके अंदर घुसकर उन मैजिकल बेल्स को चुराकर अपनी बहन की इलाज करवाने के लिए दूसरे गांव की तरफ निकल जाती है। मगर सुबह उसे मंदिर के सुरक्षा कर्मी घेर लेते हैं। सियो को जब मालूम पड़ता है कि उसकी बहन ने मंदिर से पवित्र मैजिकल बेल को चुराया है, तो वो उनसे माफी मांगने लगती है, क्योंकि ये न सिर्फ एक तरह की चोरी थी बल्कि अपशगुन भी था। जियुम मिंजू से रहम की भीख मांगती है और उन्हें जाने देने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी बहन का इलाज करना बेहद जरूरी था। लेकिन वो नहीं मानता और फिर जियुम की याददाश्त धुंधली हो जाती है और वो केवल अपनी बहन को तलवार से कटी हुई पाती है। जियुम बेबस थी। वो इतने लोगों का अकेला मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो बस अपनी बहन को उसके आखिरी समय में गले से लगा लेती है। बेचारी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचा नहीं पाई थी और जाते जाते अपने दुश्मनों से ये वादा करती है कि वो इसका बदला जरूर लेगी। इसके बाद जियुम की आंखें खुल जाती है। हम वर्तमान में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपनी हजारों साल पुरानी दुश्मन को सामने देखकर स्योहा को जान से मारने की कोशिश करती है। स्योहा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी, जिसकी वजह से वह जोरों से चिल्लाता है और जियुम दोबारा होश में आ जाती है। वो रो रही थी और कह रही थी कि तुम मेरी बहन के कातिल हो, बताओ मैं क्या करूं। स्योहा उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर जियुम के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, बस मुझे अकेला रहना है। अब आखिर स्योहा करता भी तो क्या, उसे वहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद उसे मिंजी जरूरी बात करने के लिए अपने पास बुलाता है। स्योहा को जियुम के पिछले जन्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसकी मदद कैसे करे। जिस पर मिंजी कहता है, एक ही रास्ता है और वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वही दूसरी तरफ सेक्रेटरी दुआन का भाई दोजिन आकर चुआन को अपने भाई से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताता है। वो चुआन को कहता है कि जिस दिन मेरे भाई ने तुम्हें दोबारा मिलने से मना कर दिया, दरअसल इससे सिर्फ तुम ही दुखी नहीं थी बल्कि वो खुद भी दुखी था और तुम्हारे जाने के बाद काफी रोया था, जिसका साफ साफ मतलब है कि वो भी तुमसे प्यार करता है। और जब ये बात चुआन को मालूम पड़ी तो वो और दुखी हो जाती है। शाम को जब जियुम एक्यांग को देखने अस्पताल गई तो उसका सामना वहाँ मिंजी से होता है। वो पूछती है कि जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म में मौजूद थी तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मिंजी बोलता है, इसका पता तो तुम्हें खुद लगाना चाहिए कि किसी व्यक्ति की वजह से तुम्हारी सारी पुरानी यादें वापस लौट आई, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि पुराने जन्मों का जो कनेक्शन है उसे अगले जन्म में कायम रखा जाए। ये कहने के बाद मिंजी उसे मैजिकल बेल दोबारा जियुम को थमा देता है और कहता है कि अब अपनी सारी पुरानी यादों के साथ ही वापस लौटना। वही चुआन मन ही मन ये मान कर बैठी थी कि दुआन उसके साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए अब वो उसे भूलना ही सही समझती है। जियुम को ये बात मालूम पड़ी तो वो दुआन को कॉल करके आखिरी बार समझाती है कि चुआन ने अब सारी उम्मीदें खो दी है और जिस दिन तुम उसे वास्ता छोड़ दोगे उस दिन तुम सबसे ज्यादा पछताओगे। साथ ही साथ उसे ये भी कहती है कि स्योहा का ख्याल रखे, क्योंकि अब वो उस दिन के बाद से उसे कॉल नहीं करना चाहती, वरना दोबारा से उसके करीब आ जाएगी। बगल बैठा स्योहा ये सब सुनकर हल्के से मुस्कुराता है और उसे दूर भाग रही जियुम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आखिरकार कुछ ही देर में वो उसे ढूंढ भी लेता है। सामने जियुम को देखकर पहले परमिशन मांगता है कि क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, और इसका जवाब हाँ में देती है तो तुरंत पास जाकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ पिछले जन्म में किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। काश मैं तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए कुछ कर पाता, लेकिन अंत में माफी मांगने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जियुम हजारों साल पुराने उन बातों को भूलना चाहती थी, बस उस दिन जो उसने स्योहा के साथ किया इसके चलते अपना मुंह नहीं दिखा पा रही थी। ऐसे में जियुम साधारण जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि जब तक वो अपनी पुराने जन्मों की बातों को याद रखेगी उसे दिक्कत होगी। हालांकि फिर भी जियुम एक बार फिर से मैजिकल बेल्स को थाम लेती है, मगर इस बार उसके साथ स्योहा भी मौजूद होता है
और हजारों साल पुरानी अपने अतीत के द्वार पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे वही खेतों का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ वो और उसकी बहन बार बार अपनी गलती की भीख मांग रही थी। तभी स्योहा यानी कि हानू का मुख्य सुरक्षा कर्मी उसके पास आकर कहता है कि तुम बार बार अपनी गलती की माफी मत मांगो, वरना इसका हर्जाना तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। और तभी मिंजी पीछे से हानू की तलवार निकालकर जियोम की बड़ी बहन सियो को मार देता है। इसके बाद जियोम अपनी बड़ी बहन की मौत का बदला लेने के लिए एक बार फिर से उसी फायर ब्रिज पर मिंजी को मारने के लिए सामने आती है, लेकिन हानू दोबारा से उसे समझाता है कि खून के बदले खून लेने से बदला पूरा नहीं होने वाला, तुम अपने भविष्य का ख्याल रखो। यानी कि अब हमें साफ साफ समझ में आ रहा था कि जियोम की बड़ी बहन का कातिल मिंजी ही है। यहाँ तक कि मिंजी सियो को मारने के बाद जियोम को भी खत्म करने के लिए वार करता है, मगर सही वक्त पर हानू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वही दूसरी बार जब हानू ब्रिज में जियोम को मिंजी पर वार करने के लिए रोकता है, तभी मिंजी का आदमी पीछे से आकर उस पर हमला करके दोनों को मार गिराते हैं, जिससे वो बेचारी वहीं पर गिर जाती है और अपनी आखिरी सांसों के दौरान पवित्र मैजिकल बेल को हाथ में थामकर मिंजी के सामने प्रतिज्ञा लेती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी और ये दर्दनाक दिन वो हमेशा अपने जहन में जन्मों जन्मों तक याद रखेगी, ताकि एक न एक दिन अपना बदला ले सके। ये सुनकर मिंजी के अंदर खौफ बैठ जाता है, उसका चेहरा उतर जाता है और मरने के बाद उसके हाथों से पवित्र मैजिकल बेल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जियोम ने उसे इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि ये उसके बस की बात नहीं थी, जिसकी वजह से वो उसकी पवित्र डोरी को काटकर उन्हें साथ लेकर चला गया। उस दिन ब्रिज पर दो प्यार करने वाले एक दूसरे के सामने बैठे थे और उनके प्यार की ये अमर दास्तान इस जन्म के लिए यही एक दुख भरे अंत के साथ खत्म हो जाती है। अब क्योंकि पिछले जन्म में हानू ने जियोम की जान बचाने की कोशिश की थी, शायद इसीलिए जियोम ने वुजुन के रूप में जन्म लेकर एक्सीडेंट में सोहा को बचाया था। अब जियोम के सामने उसके पिछले सभी जन्मों की तस्वीर साफ हो चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि वो सही है और सोहा ही उसका हजारों साल पुराना प्यार है। वो उठकर सोहा को अपनी बाहों में भरकर किस करती है, क्योंकि उसने उसके पिछले जन्म से लेकर अब तक उसकी रक्षा जो की थी। इसी दौरान चोआन पुल एरिया के पास बैठकर दोआन के लिए एक लंबा चौड़ा मैसेज टाइप कर रही थी, ताकि वो उसे आखिरी बार अलविदा कह सके। अचानक वहाँ दोआन आ जाता है और उसे एक छाता देता है। उसे याद आ जाता है कि स्कूल जाते वक्त एक बार भारी बरसात में उसने उसकी इसी तरह मदद की थी और चोआन भी उसे अपनी आखिरी मुलाकात के तोहफे के तौर पर एक गुलदस्ता देती है, ताकि जाते जाते इस प्यार की दास्तान को खुशी खुशी यहीं खत्म कर सके। लेकिन दोआन उसे वहां से जाने नहीं देता, बल्कि उसका हाथ रोककर अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए, दुनिया उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन अब वो उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। वही जियोम मिंजी से एक बार फिर मिलने जाती है। शायद इसी दिन के लिए वो उसका पिछले 23 जन्मों से इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने पिछले जन्म में जितने भी अत्याचार लोगों के ऊपर किए थे, उसे आज भी उसका पछतावा है। अंत में वो जियोम से माफी की दरख्वास्त करता है, पर जियोम उसकी मैजिकल बेल्ट थमाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें माफ तो कभी नहीं कर सकती हूँ। हालांकि अगर वो हजारों साल पुरानी जियोम यहाँ होती तो आज हालात दूसरे होते, लेकिन अब वो अपने प्यार के साथ एक शांतिप्रिय जीवन जीना चाहती है। जाते जाते मिंजी उसे एक आखिरी सच्चाई से वाकिफ करवाता है कि अगर वो अपने पुराने जन्मों की यादें भुला देगी तो उसके साथ की जो इस जन्म के कनेक्शन है वो अपने आप ही गायब हो जाएंगे, जिससे किसी को कोई खतरा भी नहीं रहेगा। और ऐसा होता भी है। जब वो हाना से मिलने दोबारा जाती है तो अब वो एक साधारण लड़की बन चुकी थी और उसे वो बिल्कुल भी याद नहीं। जियोम को इस बात का गम भी था कि वो अपने पुराने लोगों से दूर चली जाएगी, लेकिन शायद यही एक आखिरी चारा था जिससे उन सब जिंदगियों से बच सकती है। और अब वो एक योंग से मिलने अस्पताल जाती है, जहाँ पर आज उसका ऑपरेशन होना था। ऐसा लग रहा था मानो उसे मालूम पड़ चुका है कि जियोम अंदर ही अंदर किन परिस्थितियों से गुजर रही है। इसीलिए वो उसे कहती है, दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा है कि तुम उस चीज पर ध्यान करो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। और सियो को इशारा करके ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली जाती है। सियो जानना चाहता था कि आखिर जियोम किस चीज को लेकर इतना डर रही है, क्यों वो सबसे दूर जाने की कोशिश कर रही है, कौन सी इतनी जरूरी चीज है
जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जिसका जवाब जानने के लिए वो मिंजिन के पास जाता है। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे जियूम ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वो अपने करीबी लोगों के बिना आखिर इस दुनिया में अकेली कैसे रहेगी। मगर वो फैसला कर चुकी थी, उसके लिए यही सही रहेगा और एक भारी मन से वहां से उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी वहां सीओ आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर ठीक उसी तरह अपने साथ भगा कर ले जाता है जिस तरह वो दोनों स्कूल के दिनों में भागा करते थे। दोनों एक बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचते हैं और थोड़ी बहुत मौज मस्ती के बाद सीओहा कहता है, मुझे तुम्हारा सबको भुलाकर दूर जाने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वेल, चाहे जो भी हो जाए, मैं ये पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हें फिर से अपने प्यार से वापस पालूंगा और इसके लिए सिर्फ एक ही दिन काफी है। साथ ही साथ मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं चोआन और एक्योंग को तुमसे दोबारा मिलाकर रहूंगा। इसके बाद वो प्यार भरे अंदाज में उसे प्रपोज करता है और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, क्योंकि ये अंगूठी उनके प्यार की वो निशानी है जो उन्हें वापस मिलने में मदद करने वाली है। इसके बाद जियूम अपनी बहन चोआन से मिलती है। दोनों एक दूसरे के लिए इयररिंग्स एक्सचेंज करती है और जाने से पहले वो चोआन के साथ उसके घर जाकर अपनी माँ के साथ डिनर भी करती है, जहाँ उसकी माँ पहचान जाती है कि ये उसकी बेटी जुआन ही है। फिर वो उसी ब्रिज पर जाकर हजारों साल पुरानी जियूम से एक बार फिर ख्वाब में मिलती है और उसे सिर्फ 4 शब्द कहती है, अब मैं खुश हूँ। जिसके बाद उसे पुराने 19 जन्मों के सभी किरदारों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं और फिर कुछ सालों के लिए वो सबकी आंखों से ओझल हो जाती है। कुछ समय बाद हम जियूम को एक इंजीनियर के तौर पर देखते हैं। वो किसी काम के सिलसिले में वापस उसी शहर की तरफ लौट रही थी जिससे उसका सदियों पुराना नाता है। वही दोवॉन और चोवॉन जिंदगी में एक नई शुरुआत कर चुके थे। उन दोनों के बीच बेइंतहा प्यार था। दोनों साथ में एक फैशन स्टोर में जाते हैं जहां चोआन की मुलाकात जियूम से होती है और बातों ही बातों में वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो उसे एक्योंग की किमची रेस्टोरेंट का पता भी देती है क्योंकि शहर में सबसे अच्छा खाना वही मिलता है। साथ ही साथ दोबारा मिलने का कहकर अपना बिजनेस कार्ड भी देती है। जियूम बार बार सोचने की कोशिश में लगी थी कि चोआन नाम उसे काफी सुना सुना लग रहा है, बस उसे याद नहीं आ रहा था। फिर चोआन के कहने पर वो किमची रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ का खाना वाकई में लाजवाब था। जल्दी जल्दी में वो नैपकिन लेना भूल गई। तभी उसकी सीट के पीछे सीओहा एक नैपकिन थमाकर कहता है, दोबारा फिर मिलेंगे। इसी दौरान एक्योंग जियून की मनपसंद डिश लेकर आती है जिसे खाने के बाद वो कहती है, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मैं खाया करती हूँ। एक्योंग मजाक में उससे कहती है, हाँ पर प्लीज ज्यादा जोर से मत बोलो वरना लोग सोचेंगे तुम्ही ने मुझे इसे बनाना सिखाया है। हालांकि जियूम के लिए ये एक मजाक था मगर हकीकत में यही सच था और यहीं से जियूम उस रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर बनने का फैसला करती है। फिर वो MI होटल जाती है जहाँ पर पुल एरिया में उसे सीओ मिलता है। वो उसी की बातों को दोहराते हुए कहता है कि क्या पानी के नीचे कुछ है। जियूम को लगता है कि ये उसने कहीं सुना है मगर कहा ये उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। फिर वो आगे कहता है, मैं इस होटल का मालिक हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ बदलाव किए हैं। जियूम पूछती है क्यों, तो इसके जवाब में कहता है, आपसे मिलने के लिए। इससे पहले कि जियूम उसकी बातों से और कंफ्यूज हो जाए, सीओहा फटाक से उसे कहता है, अगर आप काम करने के लिए पूरी तरीके से श्योर नहीं है तो पहले ट्रायल के तौर पर मुझे डेट कर सकती है। ये सुनने के बाद वो शॉक्ड रह जाती है मगर सीओहा बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। वो तो बस वही कर रहा था जो कुछ साल पहले उसने उसके साथ किया था। इसी बीच जानबूझकर उसकी नजर जियूम के हाथों पर मौजूद अंगूठी के ऊपर जाती है और वो कहता है कि कहीं आप किसी को पहले से डेट तो नहीं कर रही। जियूम कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर वो दोनों की रिंग को एक साथ देखते हुए कहते हैं, देखो हमारी अंगूठी कपल रिंग है। तभी जियूम उसे पूछती है कि क्या आपकी वाकई में कोई गर्लफ्रेंड नहीं। वो कहता है, अभी तक तो नहीं लेकिन शायद अब है और अब मैं आपको 3 बार आई लव यू कहूंगा और अगर आपने तीसरी बार भी इनकार कर दिया तो मैं दोबारा फिर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा। हालांकि सीओहा उसे दोबारा अपना बनाने के लिए बेकरार था और आज के आज ही उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, जिसे जियूम बोलती है कि क्या यह आपका पहला कन्फेशन है। वो नाम में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं इस जन्म में तो नहीं और अगर हमारा रिश्ता पुराना है तो जरूर हमारी किस्मत
हमें दोबारा जरूर मिलाएगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।